ओके, लास्ट वी वर डिस्कसिंग गॉस्ट फॉर्म शुरू किया था थिंकर में। एक पूरा माइंड मैप रिवीजन कर लेते हैं कि गॉस्ट कॉम्ट कर क्या रहे हैं। तो गॉस्ट कॉम्ट इज द फादर ऑफ द सब्जेक्ट। चाहते क्या है? सोशल फिजिक्स स्थापित करना, ताकि क्या कर सके, यूनिवर्सल लॉज बना सके दैट गवर्न सोसाइटी। इसलिए ये सोचते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या ढूंढ सकते हैं, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स ढूंढे जा सकते हैं। और फिर ये बोलते हैं कि इसके लिए मैं सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइंस का निर्माण करने वाला हूं, और उसको क्या बोल रहे हैं, सोशोलॉजी। फिर ये बोलते हैं कि मैं एक मेथड सजेस्ट करता हूं टू स्टडी द सोसाइटी। जो मेथड कैसा होगा, बड़ा इंपीरिकल होगा, इंपीरिकल होगा। और उस मेथड के बेसिस पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स सजेस्ट किए, और वो प्रिंसिपल्स इनको क्या बनाते हैं, एक तरीके से ये डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार की साइंस है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम साइंस की पढ़ते हैं कि साइंस इज इंपीरिकल, साइंस इज ऑब्जेक्टिव, साइंस के अंदर देयर विल बी सम लॉजिक रीजन बेस्ड आउटकम्स, ठीक है, देयर विल बी अ प्रॉपर प्रोसेस की इनपुट ये होगा जी, हीट इतनी देंगे तो आउटपुट ये होगा, एंड दीज थिंग्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज अ फैक्ट एंड वैल्यू। सिमिलर तरह से ही ये प्रिंसिपल कौन स्थापित करता है, ऑगस्ट कॉम्ट, और बोलता है कि इन प्रिंसिपल्स को ध्यान पे रखते हुए, ऐसे 5 प्रिंसिपल्स है, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान पे रखते हुए मैं क्या बनाना चाहता हूं, सोसाइटी को, सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट बनाना चाहता हूं जो क्या है, प्रॉपर साइंस है। अब इस मेथड को शुरुआत में नाम दिया गया है क्या, पॉजिटिविज्म। अब ये पहला, जब मैंने काफी एग्जांपल पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, वो एग्जाम्पल्स आज की डेट में ऐसे लग सकते हैं कि ये जो है कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बिछाई जा रही है कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, जैसे मैंने पिछली बार चाय के ठेले वाला एक एग्जांपल दे दिया। अब वो चीज की शुरुआत कि उस तरीके से सोचना है भाई, ठीक है, इसको हमने शुरुआत में इवन इंट्रोड्यूस भी ये क्या था, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, कि जिस तरीके से एक बायोलॉजिस्ट, जिस तरीके से एक फिजिसिस्ट, जिस तरीके से केमिस्ट्री वाला आदमी इस तरीके को समझ रहा है, उस वे को, उस मैकेनिज्म को ड्रॉ करना है किस चीज के लिए, सोसाइटी के लिए, है ना। पिछले कल जो है साइंस का एक बड़ा फेमस जर्नल है, उसके अंदर जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है उनका एक पॉडकास्ट पब्लिश हुआ, और वो बोलते हैं कि जो भारत का सांस्कृतिक टेक्स्ट है, जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है आज की डेट में, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी है, उनको क्या पढ़ना चाहिए, संस्कृत लिटरेचर, या संस्कृत की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ये बात करते हैं कि देयर इज अ यूनिवर्सल हम साउंड, है ना, एक यूनिवर्सल ब्रह्म है, उस एनर्जी से सब बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में तो वो एज अ रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े जाते हैं और उसकी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है। बट यदि आज थियोरेटिकल फिजिसिस्ट को प्रॉपर नया एरिया ऑफ और स्कोप आइडेंटिफाई करना है कि यूनिवर्स को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है, या यूनिवर्स में किस तरीके के मैकेनिज्म हो सकते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सांस्कृतिक टेक्स्ट। तो वो क्या है, तो वे ऑफ थिंकिंग इज साइंटिफिक। उसके बेसिस पे वो रिलीजियस टेक्स्ट से क्या निकाल रहे हैं, अपनी थीसिस निकाल रहे हैं, और उसको बाद में वो क्या करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। सेम ही तरीके से यहां पर सोसाइटी में सब चीजें हो रही है, ऑगस्ट कॉम्ट के पहले से भी हो ही रही थी। ऑगस्ट कॉम्ट सिर्फ क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक वे ऑफ थिंकिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली हमने ये बात की कि लॉजिक ऑफ इंक्वायरी शुड बी सिमिलर अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस। ये प्रिंसिपल है। तो अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस मतलब सभी साइंस की तरह सोसाइटी क्या होगी, एक रियल है, सोसाइटी इज रियल, और हम जो है सोशल रियलिटी को क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा ये बात बताते हैं। तो प्रिंसिपल ये है, इसकी दूसरी क्या आती है, एक्सप्लेनेशन। फिर हमने पढ़ा था द गोल ऑफ इंक्वायरी इज टू एक्सप्लेन
प्रिडिक्ट एंड डिस्कवर। जिस तरीके से साइंटिफिक एलिमेंट की खोज हो सकती है, जिस तरीके से बायोलॉजी की खोज हो सकती है, उस तरीके से हम क्या कर सकते होंगे, सोसाइटी में जो चीज हो रही है उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हो, उसको प्रेडिक्ट कर पाते हो और उसको डिस्कवर कर पाए कि ये चीज आई कैसे है। फिजिक्स में जैसे कुछ काफी सारी चीजें हो रही है ना, तो वो हम डिस्कवर कर पाए कि ये चीज पॉसिबल कैसे है। देन अब जैसे वही वाली बात की, भाई सेब ऊपर से नीचे गिर रहा था तो गिर तो हजारों सालों से रहता है ना, कोई सेब ऊपर से गिर के नीचे आके फूट पा रहा था, कोई सेब नहीं फूट रहा था। ऐसे कई सवाल थे ना। तो वो चीजें हो रही है सोसाइटी में, बट साइंटिस्ट का काम क्या है, उसको एक्सप्लेन करना। साइंटिस्ट का काम क्या है, उसको एक्सप्लेन करना। वैसे ही हम यहाँ सोसाइटी में भी बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। तुम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट तभी स्थापित कर पाओगे जब तुम उनको क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, प्रिडिक्ट कर पाओगे और डिस्कवर कर पाओगे कि ऐसी चीजें हो कह रहे। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि भाई इसमें क्या करना होता है, फैक्ट एंड वैल्यू को सेपरेट करना है, ऐसी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अगला हमने पढ़ा था रिसर्च शुड बी ऑब्जर्व्ड इंपेरिकली विद ह्यूमन साइंसेज। अब इसमें हमने ये बोला था कि जो रिसर्च है उसका डाटा कैसा है, इंपीरिकल डाटा है। इंपीरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटेशन जिसकी हो सकती है, जिसको मेजर किया जा सकता है। तो फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी थी कि हम क्या करेंगे, डाटा को या तो क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव मेजर पे इकट्ठा करेंगे। और फिर इसके हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे, इसमें हमने स्पेसिफिकली डुर्कीम का एग्जांपल ऑन सुसाइड पढ़ा था। ठीक है जी बात, ये सब डिस्कशन अभी तक हमने पिछली क्लास में की थी। देन कम्स नेक्स्ट प्रिंसिपल, साइंस इज नॉट सेम एज कॉमन सेंस। साइंस इज नॉट द सेम एज कॉमन सेंस। साइंस इज नॉट द सेम एज कॉमन सेंस। अब जैसे मान लो सेब ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, एक सेब नीचे आके टूटता नहीं है, सेफ रहता है, एक सेब नीचे आके टूट जाता है। जैसे लोअर हाइट्स में जो सेब होता है ना, वो नीचे आके उसमें निशान पड़ जाता है, तो फिर उसको बी ग्रेड या फेंक देते हैं, वो उसको बिकने लायक नहीं रहता वो, क्योंकि बहुत जल्दी सड़ जाएगा। जो किन्नौर वगैरह का सेब है बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है, ठीक है, जबकि वहां का बड़ा रफ टेरेन है, वो गिर भी जाएगा तो उसके ऊपर पत्थर पुत्थर का वो निशान नहीं पड़ेगा। अब हम क्या बोलेंगे आमतौर से कि जो लोअर एरिया का सेब है वो उतना मजबूत नहीं है, ठीक है, या उसकी जो स्किन है वो उतनी थिक नहीं है, इसलिए उसके अंदर क्या हो गया, वो तरीके से फट गया। जबकि साइंटिस्ट उसको किस तरीके से देखेंगे, साइंटिस्ट उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये सिर्फ कॉमन सेंस नहीं है कि सेब कच्चा था या पक्का था, हमको ये देखना पड़ेगा कि किन्नौर में जो सेब हो रहा है उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से वो क्या है भी बहुत ज्यादा, पर उसकी वजह से वो डेंस भी है। जब डेंस है तो वो फटता नहीं है बहुत जल्दी। जबकि लोअर हिमाचल में जो मतलब, लोअर हिमाचल में तो सेब नहीं होगा, मतलब जो लोअर हाइट्स में सेब होता है उसमें वाटर डेंसिटी उतनी स्ट्रांग है नहीं। और फर्दर और भी चीजें डिस्कवर करेंगे लोग कि किसमें ज्यादा रंग आ रहा है, किसमें कम रंग आ रहा है, ये सब चीजें क्या होगी, तो कॉमन सेंस से डील नहीं की जाएगी कि किन्नौर में धूप बहुत लगती थी इसलिए सेब लाल हो गया, बाकी जगह नहीं लगती थी इसलिए सेब लाल नहीं हुआ। फिर अगर ऐसा ही है तो फिर जो आदमी फर्टिलाइजर बना रहे हैं सेब में कलर करवाने के लिए, तो वो इन्वेंशन हो ही नहीं पाती अगर सिर्फ कॉमन सेंस से सोचते ना हम। वैसे ये बात सही है कि जहां धूप ज्यादा लगती है वहां सेब का कलर लाल हो जाता है, जहां धूप कम लगेगी वहां हरा रहेगा, बट उसके अंदर कुछ केमिकल भी होते हैं। अगर वो केमिकल कॉम्पोजिशन जहां पर धूप नहीं भी लग रही वहां पर भी पाई जाती है, तब भी सेब का कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो उसके लिए ना इवन सेब टमाटर इन सबको लाल करने के लिए केमिकल आता है, उसको इथरल बोलते हैं, ठीक है। तो धूप आ रही है चाहे नहीं आ रही है, इथरल की स्प्रे कर लो अपने आप लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्वेंशन कब हो पाई, जब तुमने ये कॉज जो है इसको प्रॉपर एक साइंस समझा और ये देखा कि देयर शुड बी सम केमिकल कॉम्पोजिशन विद इन दैट फ्रूट जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, लाल हो जाए। तो यहां पर हम साइंस में भी इसी तरीके के प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं कि भाई ये चीज सोसाइटी में जो चीज हो रही है वो कॉमन सेंस ना होके उसके पीछे प्रॉपर कॉजेज आइडेंटिफाई करें, उसके पीछे प्रॉपर उसका रीजन क्या है वो सब क्या कर पाए, हम आइडेंटिफाई कर पाए। तो चौथा पहले पॉइंट लिखो, साइंस इज नॉट सेम एज अ कॉमन सेंस। फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, following this principle, sociologists must establish, sociologists
must establish cause effect relation, cause effect relation and logic or reason based explanation. Following this principle, sociologist must establish cause effect relation and logic or reason based explanation, logic or reason based explanation to prove the social reality, to prove the social reality, to prove the social reality. अब मान लीजिए कि सोसाइटी का एग्जांपल लेना पड़ेगा कि मान लीजिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि शहरों में क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही है, तो उसके पीछे हमको कॉज डिराइव करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या है. मैंने ये केस स्टडी भी आपके साथ डिस्कस की थी कि क्या सिर्फ महिलाओं के पढ़ने से और महिलाओं के अपने लिए अधिकार मांगने से न्यूक्लियर फैमिली हो रही है. ठीक है, जबकि रियलिटी ये भी है कि शहरों में लोगों के पास उतने बड़े घर भी नहीं है, शहरों में महंगाई ज्यादा भी है, शहरों में हम क्या है नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशंस में जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है नहीं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं. शहरों में क्या है, घर बड़े बड़े हैं, जमीनें भी ज्यादा है लोगों के पास, एग्रीकल्चरल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें भी लोगों को क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना, उसके लिए ज्यादा लोग चाहिए. इवन गांव में अभी भी इस तरीके के रिवाज है कि किसी के यहाँ डेथ हुई, किसी के यहाँ बर्थ हुआ, तो आपके घर से लोग उनके यहाँ जाएंगे, उसका एक स्पेसिफिक डे होगा कि भाई इसी दिन जाना पड़ता है, शोक मनाने भी जाना पड़ता है, ये करने भी जाना पड़ता है. शहरों में ऐसा ही नहीं. शहरों में गिन के आपके 5 दोस्त हैं, वो भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उनके घर में कुछ खुशी है, माहौल है, वो अपनी छुट्टी ले रहे हैं या फिर अपने काम पे जा रहे हैं. वो थोड़ी नहीं 13-13, 14-14 दिन तक शोक सुन रहा. गांव में तुम्हारे 13-13, 14-14 दिन तक शोक सुने आते हैं ना, तो वहां पर जब शोक सुने आते हैं तो लोगों को जाना भी पड़ता है. जब लोगों को जाना पड़ता है तो घर में लोग होने भी चाहिए. जिस घर में दोनों लोग नौकरी में हैं उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि उन सब रीति रिवाजों को फुलफिल किया जाए. इसलिए गांव में जॉइंट फैमिलीज है. क्यों? क्योंकि गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली को अपनी नौकरियां करना और साथ में गांव के रीति रिवाज फुलफिल करना दोनों मुश्किल है. ऐसे करके जब हम क्या ढूंढ रहे हैं, मैं क्या स्टैब्लिश कर रहा हूं इससे, कॉज इफेक्ट रिलेशन. मैं कॉजेज ढूंढ रहा हूं कि गांव में लोग क्यों चाहते हैं जॉइंट फैमिली और शहरों के अंदर क्यों चाहते हैं लोग न्यूक्लियर फैमिली. अभी मैंने ये 3-4 आपका एग्जांपल बताया, ऐसे बहुत सारे कारण बन सकते हैं जिसकी वजह से गांव में क्या होती है, जॉइंट फैमिली होती है, और शहरों में क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली. तो मैं अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से जो आपको 5-6 एग्जांपल दे पाया, आप और इसमें क्या ढूंढ सकते हो, एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो. ठीक है बात. देन कम्स, समझ आ गया वाला एग्जांपल. देन कम्स 5th, science should be judged by logic. Science should be judged by logic. Science should be judged by logic and remain free from free of values. मतलब हमको वैल्यू न्यूट्रल रहना है. मान लीजिए मैं अपनी अवधारणा में बोलूं कि मेरे को जॉइंट फैमिलीज अच्छी लगती है या मेरे को न्यूक्लियर फैमिलीज अच्छी लगती है, तो मैं अपना आर्गुमेंट प्रूव नहीं कर सकता, जो रियलिटी है वही मेरे को पब्लिश करनी पड़ेगी. ऐसी एक भारत में बड़ी अच्छी केस स्टडी पुणे की इंडस्ट्रीज में हुई. पुणे की इंडस्ट्रीज में एक स्टडी हुई. वहां पर क्या देखा गया कि पुणे की इंडस्ट्री में 2 तरीके से लोग आते थे. कुछ लोग तो आते थे वो जो बिहार से माइग्रेट हुए, कहां पर, पुणे में, और वो लोग कहां रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं. कुछ लोग हैं वो जो पुणे के ही हैं, वो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी यहाँ पर लोकल संपत्तियां हैं, और ये लोग यहाँ करके पुणे के ही लोग हैं, बिहार के नहीं हैं, ये यहाँ पर आ रहे हैं. और ये तरह का जो सेटलमेंट है, ये कैसा सेटलमेंट है, रूरल सेटलमेंट. तो जिस कंपनी के एम्प्लॉइज थे उसके ऊपर एक सोशल स्टडी की गई. इनसे पूछा गया कि तुम्हारे घर में कितने कितने लोग रहते हैं. तो ये जो लोग कहां से आए थे, माइग्रेंट बन के आए थे,
और रह कहां पे रहे? अर्बन सेटिंग में रह रहे। इनकी फैमिली का जो एवरेज साइज निकला वो 5.4 था। इनकी फैमिली का जो एवरेज साइज निकला, तो अब एक आदमी 5.4 आदमी तो नहीं रहेगा, किसी में 5 रहेंगे, किसी में 6 रहेंगे, किसी में 7 रहेंगे। बट यहाँ के जो लोकल रूरल लोग थे, जो गांव में रहते थे, इनकी फैमिली का एवरेज साइज 4.8 निकला। अब जिस आदमी ने ये रिसर्च कंडक्ट की, उसने इस थीसिस को गलत कर दिया कि शहर के लोग जो है दे प्रेफर न्यूक्लियर फैमिली और गांव के लोग दे प्रेफर जॉइंट फैमिली। इस फैमिली साइज से यह पता लगता है कि इसमें ज्यादा लोग रह रहे हैं और इसमें कम लोग रह रहे हैं। ये 5.4 सजेस्ट करता है कि ये फैमिलियां क्या रही होगी? जॉइंट, और ये फैमिलियां क्या रही होगी? न्यूक्लियर। या फॉर दैट पर्सन नंबर ऑफ द पर्सन इन फैमिली आर मोर इन जॉइंट, तो अगर ज्यादा लोग हैं तो इनको जॉइंट फैमिली का कोई बर्डन ही नहीं। अब इसमें वो कई ऐसे फैक्टर्स भी खुद बताता है कि इसमें कुछ कमियां हैं मेरी रिसर्च में, उस कमियों को ये बताता है क्या कि भाई यहां पर जो लोग हैं, पुणे के लोग, इनके यहां ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई कल्चरल प्रैक्टिस नहीं है, जबकि बिहार के जो माइग्रेंट्स है उनके यहां ज्यादा बच्चा पैदा करने की कल्चरल प्रैक्टिस है। दूसरा उसने कारण खुद बताया, अपनी स्टडी की कमी वो खुद बताता है क्रिटिक के रूप में। दूसरा वो ये बताता है कि यहां पर जो पुणे के लोग हैं, ये लोग क्योंकि इनको कंपनी में नौकरी मिल गई है और लैंड रिफॉर्म्स आए हैं, तो ये लोग अपने पेरेंट्स से अपनी जमीन का बंटवारा मांग रहे हैं। ये लोग अपनी जमीन का बंटवारा मांग रहे हैं और अलग अलग, क्योंकि अब ये अपना अपना अलग अलग घर बनाना सकते हैं, तो ये अपनी लोग क्या मांग रहे हैं? बंटवारा मांग रहे हैं। जबकि जो बिहार के लोग हैं, क्योंकि उनको कंपनी में नौकरी मिल गई है, तो बिहार से अपने भाई को भी यहाँ पे नौकरी करने के लिए बुला रहे हैं, और अभी भी ये दोनों लोग क्या करते हैं? साथ में रहते हैं, ताकि शहर के अंदर खर्चा आसानी से उठाया जा सके। यहाँ का लोकल आदमी चाहता है क्या? कि मेरी क्या हो? न्यूक्लियराइजेशन हो जाए, क्योंकि अब मेरे पास नौकरी है, मेरी लैंड भले ही फ्रेगमेंट हो जाए। और बिहार का आदमी चाहता है ये कि मैं यहाँ अकेला रहता हूं, मेरे यहाँ पीछे गांव घर के लोग रह गए हैं, तो मैं भले ही इस कंपनी में नौकरी करता हूं, अगर किसी और कंपनी में या इस लोकेलिटी में मेरे को काम करने को मिलता है, तो मैं यहां से लोगों को क्या करता हूं? यहाँ पे बुला लेता हूं। अब ये जो ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की डिबेट बिटवीन अर्बन एंड रूरल है, इसमें एक नई डायमेंशन मिल जाती है। और वो डायमेंशन कब मिली? जब आदमी ने वैल्यू न्यूट्रल होके एक कंपनी में क्या किया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया। उसने कंपनी के लोगों से पूछा कि तेरे घर में कितने लोग रहते हैं। तब जो हम अभी तक, इवन अभी तक भी मैंने आपको 4 आर्गुमेंट दिए थे, जिन आर्गुमेंट्स में मैंने आपको क्या बोला? जिन आर्गुमेंट्स में मैंने आपको बोला कि गांव में ज्यादा लोग रहते हैं और शहरों में कम लोग रहते हैं। अब एक नई वैल्यू फ्री स्टडी आ गई, जो खुद प्रूव करती है कि शहरों में रहने वाले लोगों का एवरेज होल्डिंग साइज कितना था? 5.4, और गांव में रहने वाले लोगों का एवरेज होल्डिंग साइज 4.8 था। गांव में रहने वाले लोग अपने लिए न्यूक्लियर फैमिली डिमांड कर रहे थे, जबकि शहर में रहने वाले लोग, जहां से वो आए थे, जहां से वो फ्रेगमेंटेड हुए हैं, वहां से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके किनमेन, उनके फैमिली मेंबर्स आके इनके साथ रहे। कल्चरल मजबूरी या जो भी इकोनॉमिक मजबूरी रही होगी वो अलग बात है। बट व्हेन इट कम्स टू डिबेट कि क्या अर्बन एरिया में जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, तो ये स्टडी प्रूव करती है कि हाँ, अर्बन एरिया के लोग खुद ट्राई करते हैं कि हम क्या हो जाए? जॉइंट हो जाए, ताकि हम साथ में रह सके, हमारे साथ के सगे संबंधियों को भी नौकरी मिले, लाइवलीहुड मिले, और हम साथ में बैठ के क्या करें? खर्चा भी उठाएं। और ये भी होता है कि एक कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, सब लोग ना, तो वो अपनी क्या बना लेते हैं? पूरी की पूरी कम्युनिटी स्थापित कर लेते हैं। अब इससे क्या समझे? इससे क्या समझे आप? ये तो समझ आएंगे 5 प्रिंसिपल क्या थे, पर बाकी क्या समझे? बाकी ये कि सोशियोलॉजी अब वो वाले है कि कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आर्गुमेंट दोनों तरफ हो सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या है? डाइवर्सिटी। इसलिए यदि ऐसे आर्गुमेंट्स हैं, और ऐसे आर्गुमेंट होंगे क्योंकि लोगों ने स्टडी की है, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उन स्टडी को हम याद करें। ये स्टडी किसने की थी? ये स्टडी में आगे रूरल अर्बन में पढ़ाऊंगा, ये स्टडी किसने की थी, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे? यहाँ पर वोट कर पाएंगे। और फिर हम ये समझते हैं कि हाँ, सोशियोलॉजी सच में ही एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, क्योंकि सोसाइटी में डाइवर्सिटी बहुत है।
इसलिए हमको जितनी वैलिड रिसर्च हो सके वो ढूंढनी है। हम ये नहीं बोलते कि सोशियोलॉजी का आंसर एक ही होना चाहिए, या तो ये नहीं हो सकता ना कि या तो अर्बन में जॉइंट ही हो या तो अर्बन में न्यूक्लियर ही हो, ऐसा तो ही नहीं सकता। सोसाइटी इज वेरी मच डाइवर्स। इसलिए जो जो हो सकता है उस चीज की क्या की जा सकती है, सोशल रियलिटी पढ़ी जा सकती है, उसका फैक्ट वैल्यू सेपरेट किया जा सकता है, उसको इंपिरिकली क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा में इकट्ठा किया जा सकता है, फिर उसको कॉमन सेंस से अलग एस्टेब्लिश किया जा सकता है, और फाइनली वैल्यू फ्री होकर क्या बनाई जा सकती है, उसकी थीसिस बनाई जा सकती है। ये पांचों के पांचों क्या थे आपके, उसके प्रिंसिपल्स थे। इसमें लिखो, दिस रेफर्स that sociology must have natural law. Sociology must have natural law and universal laws that govern society, अब हम यहां कॉम्प्ट तो बोल रहा है कि यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए। अब ये वाली जो स्टडी पुणे में है, ये हो सकता है कि किन्हीं और शहरों में भी हो। ये भी हो सकता है कि जो पुणे में स्टडी रिफ्लेक्ट हुई ये किसी और शहर में रिफ्लेक्ट ना हो। ये दोनों चीज हो सकती है, बट फिर भी ये चीज क्या है, इट इज ट्रू टू बी अ साइंस। इट इज ट्रू टू बी अ साइंस, क्योंकि पूरी सोसाइटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। पूरी सोसाइटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। अगर ये एक थीसिस जो मैंने अभी रूरल अर्बन की बिल्ड की, इसके अगेंस्ट भी थीसिस होगी, तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक सही होगी। ठीक है, सोसाइटी में ऐसा नहीं हो सकता कि जी की वैल्यू हर जगह सेम ही होती है ना, नहीं होती, नहीं होती। इक्वेटर पे अलग है और पोल्स पे अलग है। फिर भी मानते हैं ना साइंस में कि 9.8 ही लेके चलनी है, मानते तो यही है। अब अर्थ हमारी कैसी है, ऐसे वाली शेप पे, इक्वेटर छोटा है और पोल्स बड़े हैं, इसलिए दोनों जगह पर जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो सोसाइटी तो इससे भी ज्यादा डाइवर्स है। जी की वैल्यू हम एवरेज लेके चलते हैं 9.8, एग्जैक्टली यही थोड़ी नहीं होती, हो तो शिफ्ट होती रहती है हर जगह पर। तो जब साइंस में भी एवरेज करके डाटा चल रहा है, साइंस में भी देयर विल बी एरर, तो फिर सोसाइटी तो इससे भी ज्यादा डाइवर्स है। क्लियर बात। इसलिए ऐसा हो सकता है कि डिस्पाइंग बीइंग वैल्यू न्यूट्रल, डिस्पाइंग बीट दैट यू हैव क्लियरली सेपरेटेड द फैक्ट, यू हैव क्लियरली सेपरेटेड द वैल्यू, डिस्पाइट बीइंग कि तुमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था, डिस्पाइट बीइंग कि तुमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था, डिस्पाइट बीइंग कि तुम उस जगह पर गए थे, तुमने प्रॉपरली उस रियलिटी को ऑब्जर्व किया। तो सारे प्रिंसिपल लगा लिए मैंने, सारे प्रिंसिपल लगा लिए। तो हम तो अभी भी सोशियोलॉजी के क्लासरूम में हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑस्कर लुइस एस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजिस्ट थे। तो दोनों लोग मेक्सिको तपेस्टेलन विलेज गए। एक आदमी बोलता है कि दे आर लिविंग इन पीस एंड हार्मनी, और दूसरा आदमी प्रूव करता है कि दे आर लिविंग इन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि सोसाइटी यूनिफॉर्म नहीं है, और अब सोशियोलॉजी पढ़ने का पर्सपेक्टिव भी यूनिफॉर्म नहीं है। बट इन सब मेथड्स को लगा के क्या बन सकती है, सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन सकता है। ठीक है जी बात। अब इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखना है। कंक्लूजन लिखना है आपने, पॉजिटिविज्म प्रोवाइडेड फाउंडेशन वर्क टू स्टडी सोसाइटी अंडर न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिविज्म, कंट्रीब्यूशन ऑफ positivism, contribution of positivism. It is the first and foremost school
It is the first and foremost school of sociology. It is the first and foremost. It is the first and foremost school of the sociology. दूसरा, positivism help early thinker. Positivism help earliest thinkers in building subject matter of sociology. Subject matter of sociology. For example, Emile Durkheim. For example, Emile Durkheim. क्या था Emile Durkheim का सब्जेक्ट मैटर? सोशल फैक्ट. ठीक है, Emile Durkheim सोशल फैक्ट. थर्ड पॉइंट लिखेंगे. इवन एक और एग्जांपल भी लिख सकते हो. टालकट पार्सन का सब्जेक्ट मैटर क्या था? अब तो मैंने बहुत बार बोली. एजीआईएल फ्रेमवर्क किसमें? सोशल सिस्टम थ्योरी. एक और एग्जांपल लिख सकते हो. टालकट पार्सन सोशल सिस्टम थ्योरी. टालकट पार्सन सोशल सिस्टम थ्योरी. थर्ड पॉइंट लिखना है. इट सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड. इट सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड sociology as scientific study. Sociology as scientific study of society and provided method to observe. Provided method to observe social reality. Method to observe social reality. Build thesis and empirical approach. Empirical approach क्या हुई? मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स, डाटा इकट्ठा करना, ये सब क्या कहलाता है? आपका इंपिरिकल अप्रोच कहलाता है. एक लास्ट पॉइंट और लिखना है. इवन critiques of this school contributed to develop new subject matter for sociology. New subject matter for sociology. New subject matter for sociology. For example, Max Weber. Interpretative discipline. Interpretative डिसिप्लिन. वेबर बोल रहा था ना कि सोसाइटी को ऐसे कैसे ऑब्जर्व कर लेंगे अगर तुमको एक्शन का मीनिंग ही पता नहीं लग रहा. एक्शन का मीनिंग कब पता लगेगा? जब तुम मीनिंग को तलाशोगे. मीनिंग कैसे आता है? तो मीनिंग इज सब्जेक्टेड टू पर्सन्स बॉडी एंड माइंड. हो सकता है कि मेरी एज अ पर्सन इन माय बॉडी एंड माइंड मेरे जो कुछ एक्शन इसका मीनिंग कुछ और हो, समाज के लिए इसका मीनिंग कुछ और हो. समाज के लिए इसका मीनिंग मतलब एक आदमी इसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता हो, दूसरा आदमी इसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करता हो. आंख मारने वाला एग्जांपल, समझ रहे हो बात? ठीक है. तो ये मैक्स वेबर ने क्रिटिक के रूप में बोला कि भाई सोशल एक्शन पढ़ना है और इस पूरे के पूरे अप्रोच को क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिव डिसिप्लिन. तो ये आदमी क्रिटिक करता है इस बात का कि सारी की सारी सोसाइटी कैसे रियल हो सकती है. हमने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में बोला था ना कि मैक्स वेबर फेवर्स द जेएस मिल पढ़ा था हमने. साइकोलॉजी में पढ़ा था ना जेएस मिल कि भाई सारी चीजें तो लॉ ऑफ माइंड से कंट्रोल होती है. तो इस मामले में मैक्स वेबर जेएस मिल को क्या कर रहा था? फेवर कर रहा था. तो ये भी क्या करता है? पॉजिटिविज्म का क्रिटिक बनता है.
और वापस क्रिटिक बनने के बावजूद भी क्या बनता है, ये सोशियोलॉजी के लिए एक नया मेथड लेके आता है, एक नया सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करता है। ठीक। हाउएवर और कुछ क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा पॉजिटिविज्म का, सारी चीजें सही नहीं है। क्रिटिसिज्म सोशियोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन होगा थिंकर वाला खास करके, तो क्रिटिसिज्म पूछा हो चाहे ना पूछा हो, ठीक है, अगर एक नंबर बाकी उसे एक्स्ट्रा लेके आना है तो क्रिटिसिज्म लिखना है, पूछा हो चाहे ना पूछा, आता हो चाहे ना आता हो, तब भी लिखना है। मतलब अगले 50 60 70 लेक्चर में ये तो सीख ही लोगे ना कि किस आदमी की कैसे आलोचना करनी। ठीक है, तो ये पहली बार आलोचना कर रहे हैं, इस आदमी की इतना अच्छा आदमी था, नया सब्जेक्ट बना के दिया, इसकी आलोचना करनी है। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, पहला पॉइंट, देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर इज अ प्रॉब्लम इन वेरिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट। देयर इज अ प्रॉब्लम इन वेरिफिकेशन ऑफ सोशल फैक्ट ड्यू टू various values attached to it, due to various values attached to it, which cannot be ignored, which cannot be ignored in either way, which cannot be ignored in either way। अब मैंने आपको पुणे वाला केस स्टडी बताई थी, तो पुणे वाली केस स्टडी में उसने क्वांटिटेटिव डाटा में बोल दिया कि अर्बन एरियाज में क्या है, आपकी जो है 5.4 है, इधर 4.8 है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो मुझे पता है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेंड इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेंड इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्योंकि बिहार के जो लोग हैं उनके फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, बिहार के जो लोग हैं वो अपना शहर में खर्चा कम करने के लिए अपने रिश्तेदार बुला रहे हैं, भले ही वो एक घर में 5 लोग रहने के लिए तैयार हैं, ऐसा भी तो है ना, कि भले ही वो एक कमरे में 5 लोग रहने के लिए तैयार है, तब भी वो अपने रिश्तेदार को बुला रहे ताकि खर्चा कम हो जाए। तो ऐसी उसकी प्रॉब्लम है, उसने सोशल फैक्ट तो कर लिया क्रिएट कि एक हाउस होल्ड में कितने लोग रह रहे हैं, इससे मैं बता दूंगा कि जॉइंट है कि न्यूक्लियर है, बट इसके पीछे ये जो फैक्टर्स है कि वो कितनी हाइजीन के साथ रह रहे हैं, कि वो एक कमरे में कितने लोग सो रहे हैं, ठीक है, वो उनका मंथली खर्चा किस प्रकार से चल रहा है, ऐसी बहुत सारी क्या है और फैक्ट्स होंगे जिसको जो इसके साथ अटैच्ड है और उनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पुणे में आदमी क्या पता भले ही वो न्यूक्लियर रह रहा हो, उसने अपनी बिल्डिंग में बनाए हो 6 कमरे, घर में हो 2 कमरे। हिमाचल में ही हिसाब देख लो तो हिमाचल में 2 चीजें बढ़िया करता है पहाड़ी आदमी, एक घर बड़ा बनाएगा और दूसरी शादी धूमधाम से करेगा, ठीक है। तो क्या है, पहाड़ का गांव का क्षेत्र, घर में चाहे 4 लोग हो, कमरे बनाने कम से कम 8 तो मिनिमम, नहीं तो उससे ज्यादा, समझ रहे बात। तो ये क्या है, ये सब वैल्यू एंड फैक्टर अटैच टू इट है, उसने गांव वालों को दिखाना भी तो है कि बड़ा घर बनाया मैंने। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, there is a huge difference between there is a huge difference between physical sciences and social sciences. There is a huge difference between physical sciences and social sciences, and sociology today sociology today largely brought its subject matter largely brought its subject matter from social sciences, from social sciences. There is huge difference between physical sciences and social sciences, and sociology today largely brought its subject matter from social sciences. पहले प्रिंसिपल में बोला था ना, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेम, तो अब ये सोशियोलॉजी में आज की डेट में बायोफिजिक्स वाला लॉजिक नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम उस वक्त वो तो चाहता है सोशल स्टैटिक डायनेमिक की कांस्टेंट वेरिएबल्स की तरह हम पढ़ेंगे, पर आज नहीं बना पाए ना वैसा। आज तो सोशल जो अपनी बाकी सोशल साइंसेज है वहां से हम ज्यादा सब्जेक्ट मैटर लेके आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, द पॉजिटिविस्ट स्कूल the positivist school is not in trend
पॉजिटिविस्ट स्कूल इज नॉट इन ट्रेंड इन कंटेम्परेरी सोशियोलॉजी, इन कंटेम्परेरी सोशियोलॉजी। आज की डेट में कोई अपने आप को पॉजिटिविस्ट बता ही नहीं रहा है। आज की डेट में बता रहे कि मैं फंक्शनलिस्ट हूं जी, मैं कॉन्फ्लिक्ट स्कूल में हूं, मैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे काम कर रहा हूं, मैं फेमिनिज्म पे काम कर रहा हूं, मैं एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी पे काम कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक सोशियोलॉजी पे काम कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पे काम कर रहा हूं, ठीक है, या मैं सोशल साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूं। आज की डेट में अपने आप को ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि मैं एक क्या हूं, पॉजिटिविस्ट हूं, क्योंकि अब स्थापित हो चुका है ना सब्जेक्ट। वो तो तब है जब स्थापित नहीं हुआ था। क्लियर बात। लास्ट एक और लिखो। बाय 1940, इवन ये जो चेंज हो चुका था ये 1940 में ही हो चुका था। बाय 1940 मैक्स वेबर became prominent critique of Max Weber became prominent critique of positivism, became prominent critique of positivism and focused upon interpretive discipline and focused upon interpretive discipline. He claimed that total reality cannot be studied for example, real motives of individual action cannot be studied as social reality. Real motives of individuals action cannot be studied as social reality. आपने दो कहावतें सुनी होगी कि हाथी के खाने के और खाने के दांत अलग अलग होते हैं, है ना। अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी कि देयर आर नो फ्री लंचेस। आपको फ्री में कोई लंच नहीं करवाता। आपको किसी आदमी ने बोला, लेट्स सपोज दो बिजनेसमैन है, दूसरे बिजनेसमैन को बोलता कि चलो खाने पे चलते हैं, तो इसका मतलब वो खाने के लिए नहीं बुला रहा, खाना तो दोनों अपने अपने घर पे खा सकते हैं। दैट मीन्स वहां पे बैठ के दे आर मेकिंग सम आइदर हिडन एजेंडा इन देयर माइंड, जिसको वो क्या करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं। क्लियर है बात। तो ये क्या है, इसको सोशल रियलिटी से हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म हो गया। इवन इसमें बाद में बहुत सारे स्कूल आते हैं, है ना, जैसे जो है इसमें ड्रामाटर्जी आता है एरविन गॉफमैन का। फिर इसमें जो है क्या नाम, पीटर बर्जर भी है। इवन वो पीटर बर्जर का नाम हमने शायद पढ़ा भी था किसी सोशियोलॉजी के साथ एक्सप्लेन करते हुए। उसकी अपनी थ्योरी है फिनोमिनोलॉजी। वैसे फिर आज की डेट में तो बहुत सारे स्कूल है, बट फिलहाल वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। सिर्फ इसको क्रिटिक करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर ही शुरुआत में सबसे बड़ा क्रिटिक बने। ठीक है जी बात। देन क्योंकि सवाल आ चुका है ऑगस्ट कॉम्ट के फेमस वर्क का, फेमस वर्क, और इस फेमस वर्क को इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसी से पॉजिटिविज्म का क्रिटिक हो जाएगा। और एक बार लिख भी लिया है कि पॉजिटिविज्म का क्वेश्चन आ गया ना पीवाईक्यू में कि पॉजिटिविज्म क्या था और लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस क्या है, और फिर उसको एग्जामिन कीजिए कि क्या पॉजिटिविज्म से लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ढंग से पढ़ी जा सकती है कि नहीं पढ़ी जा सकती। तो फेमस वर्क क्या है, थ्री स्टेजेस ऑफ सोसाइटी और थ्री कल्चरल स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, थ्री कल्चरल स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, थ्री कल्चरल स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। नाउ ये एक सिंपल एनालॉजी है। अब वो पहला पहला आदमी था जो सोसाइटी पढ़ रहा था, तो उसको ये पता करना है कि आज हम यहां पे बैठे हैं कहां पर, जब क्या आ गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है और लोग रीजन बेस्ड आर्गुमेंट को फोकस करते हैं।
दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि भाई लोग क्या हो चुके हैं, सोसाइटी किस प्रकार की है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री से ही चीजें पैदा होती है, वही हम खाते हैं। और लोगों का सोचने का तरीका कैसा है, साइंटिफिक और रैशनल। ठीक है, तो साइंटिफिक और रैशनल बताने के लिए कॉम्ट का वर्ड क्या होता था, पॉजिटिविस्ट। साइंटिफिक चीजों को क्या बोल रहा था, पॉजिटिविज्म वर्ड यूज किया था ना साइंस की तरह प्रूव करने के लिए। तो ये बोलता है इंडस्ट्रियल और पॉजिटिविस्ट कल्चर चल रहा है भाई इस टाइम पीरियड पे, जब ये सोशियोलॉजी पढ़ रहा है। कब पढ़ रहा है, 1838 में इसने वर्ड दिया था, 1840 के बाद की सोसाइटी में क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज काम कर रही है और पॉजिटिविज्म काम कर रहा है, लोग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं। तो फिर इससे पूछा जाता है कि भाई इससे पहले सोसाइटी कैसे थी, उसको तू किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो अब ये उस वक्त जो है चर्च का भी प्रभाव था, उस वक्त ये इन एक्सप्लेनेशन पे भी विश्वास कर रहा है कि भगवान जो है पूरी धरती को कंट्रोल करते हैं, भगवान ही बताते हैं कि पाप क्या है, भगवान ही बताते हैं कि पुण्य क्या है। ठीक है, और फिर भगवान ही किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। तो ये अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बताता है कि भाई एंशियंट टाइम पे क्या हुआ होगा। एंशियंट टाइम का जो कल्चर था दैट वाज बेस्ड अपॉन द थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, दैट वाज द बेस्ड अपॉन थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आज की डेट में रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उस टाइम के बारे में सोसाइटी में क्या होती थी, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती थी। जब लोगों को ये नहीं पता लगता था कि ये क्यों हुआ, तो बोलते थे भगवान ने किया। और उस वक्त का प्रोडक्शन मेथड कैसा हुआ करता था, तो इसने पुरानी स्टोरी पढ़ी थी कि पुराने लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे तो एक दूसरे के साथ वॉर करते थे। क्यों, क्योंकि जंगलों में रिसोर्सेज किसी और आदमी के साथ शेयर ना करना पड़े। आज तो हम इंडस्ट्री इसलिए स्थापित करते हैं ना कि ताकि हम चीजें बनाएं और दूसरे आदमी को बेचें। पर प्रिमिटिव ट्राइब का ऐसा नहीं था, प्रिमिटिव ट्राइब एक दूसरे से छीन के लेती थी। उनका ऐसा था नहीं कि आज खाना बनेगा इस दुकान पे मिलेगा तो ठीक है, मिल गया, शिकार किया, अब एक बाण परे से लगा, एक बाण इधर से लगा, हिरण बीच में मर गया, अब उस हिरण का बंटवारा नहीं होगा, जो जिससे छीन सकता है उसको मिलेगा। तो ये बोलता है कि इस वक्त का एक एक्सप्लेनेशन और कल्चर थियोलॉजिकल था, इस वक्त का जो प्रोडक्शन का जैसा मेथड था वो कैसा था, मिलिट्री बेस। तो इस वक्त जिसके पास आर्म पावर है, जिसके पास मसल पावर है, और प्लस क्या है साथ में थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, ये तय करती थी कि उसका कल्चर कैसा होगा। वो आपने बाहुबली फिल्म देखी थी, बाहुबली फिल्म, तो जो बाहुबली का वो जो होता है क्या नाम, राज्य, उसके ऊपर वो क्या नाम काल के अटैक कर रहे होते हैं, तो काल के की जो ट्राइब दिखाई है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कलर की, उनका उनके उसमें क्या दिख रहा है तुमको, कि बहुत सारे लोग हैं, एक आदमी जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैन है, ठीक है, जिसके पास सुपीरियर वेपन भी है चलाने को, और जिसके पास जो है मसल पावर भी है, उसको क्या बनाया जाता है वहां पर, राजा बनाया जाता है। और दोनों ट्राइब्स, चाहे वो सिविलाइज्ड वाली है चाहे बाहर वाली है, इन दोनों लोगों के अपने क्या है, रिलीजियस बिलीफ, इधर ये देवी की पूजा कर रहा है, उधर बलि दे रहा, उधर वो भी अपने बलि दे रहा है। दैट मीन्स दे वर कंट्रोल्ड बाय थियोलॉजिकल एंड। आज की डेट में वॉर होगा ना अगर यहाँ पे, आज की डेट में वॉर, तो पहले जब हम जो है बम मारने वाले थे ना पाकिस्तान के ऊपर, तो हमने दो जहाज आए थे भारत में, एक आया था इसराइल से, एक आया था यूएसए से। तो जब भी इसराइल से कुछ आ रहा हो तो भारत में होता है कि अब असला बारूद मंगाया गया है। ऐसा थोड़ी नहीं कि बम मार के छोड़ देने, तो भारत के रिजर्व में भी तो कुछ बचना चाहिए, समझ रहे हो बात। तो अगर हमने कुछ वॉर करना है, अटैक करना है, जैसे मान लो यूएसए ने जापान से बदला लेना था, तो जापान वालों, यूएसए वालों ने पहले ओपनहाइमर को बोला बम बना, पहले एक ही बम बना, ताकि अब 30-40 लड़ाइयां लड़ी हमने जापान वालों के साथ, हार ही नहीं मान रहे, तो एक वैसा बढ़िया बम बना, इंडस्ट्रियल थी ना वो, कि एक बारी में जापान के ऊपर बम डाले तो काम तमाम साफ हो जाए। बेस्ड कैसे हो रहा है, बेस्ड अपॉन साइंस। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम के वॉर्स एंड अभी के वॉर्स। फिर ये बोले कि भाई बीच का टाइम पीरियड जो रहा, यहां से हम इवॉल्व हुए, मिलिट्री से हम क्या हुए, इवॉल्व हुए। तो जो हमने
एक डिस्कशन की थी कि सोसाइटी में दो लोग आपस में साथ में क्यों रहते हैं, एक दूसरे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। एक दूसरे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए यदि रहेंगे वो, तो वो एक दूसरे के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कुछ एक सिस्टम स्थापित करेंगे, या पॉलिटिकल सिस्टम होगा, है ना, या किसी को राजा बना लेंगे, किसी को फ्यूडल लॉर्ड बना लेंगे, ठीक है। चाहे मास्टर स्लेव मॉडल है तो एक मास्टर है बाकी स्लेव्स हैं, फ्यूडल मॉडल है तो एक फ्यूडल लॉर्ड है एक फ्यूडल सर्फ है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन फेज है। तो ये बोलता है कि इस ट्रांजिशन फेज में एक तरीके का सिस्टम इवॉल्व हुआ होगा। बोलो किस तरीके का सिस्टम, तो इट शुड बी नेसेसरली आ पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम, जो इन लोगों में क्या करता होगा, एक दूसरे के बीच में जो संबंध है उसको स्थापित करता होगा। ये लोग तय करते होंगे कि इस आदमी का ये रोल है, इस आदमी का ये रोल है। ये तय करते होंगे कि ये हमारी गवर्नमेंट है या ये हमारा राजा है, हम इसके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। और दूसरा ये बोलता है कि यहां पर क्या हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि सीधा भगवान की एक्सप्लेनेशन को चैलेंज कर दिया गया और साइंस आ गई। तो हुआ क्या होगा, बीच में कुछ चीजों का पता लगा होगा कि पहले बारिश कैसे हो रही है, तो पता लगा कि बारिश हो रही है जी भगवान करते हैं। फिर इन्होंने पता किया होगा कि नहीं भाई, धूप पड़ती है, फिर जो नदी होती है वहां, या सागर होता है या तालाब होता है, वहां इवापोरेशन होती है, वो इवापोरेशन से भाप बनता है, भाप से क्लाउड बनता है, क्लाउड से वापस क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो पहले लग रहा था कि देयर शुड बी अ रेन गॉड। हमारे यहाँ है रेन गॉड, कौन है भारत में, है इंद्रदेव। नहीं, इंद्रदेव इज गॉड ऑफ थंडर, वरुण देव है रेन ऑफ गॉड। अब हमने बनाया कि भाई नहीं, यहाँ पे क्या है, एक रेन साइकिल है। अच्छा, हमने इसमें साइंस लगा ली कि कब लानीना आएगा तो बारिश ज्यादा होगी, एल नीनो आएगा तो बारिश कम हो जाएगी। नहीं भी हो रही बारिश तो हमने दिमाग लगाया कि भाई क्या करो, पोटाशियम आयोडाइड छिड़क दो आसमान में, और पोटाशियम आयोडाइड से क्या हो जाएगा, रेन वाष्प इकट्ठे हो जाएंगे, फिर बारिश हो जाएगी। ये क्या है, साइंस। पर यहां इनको लगा पता कि नेचर जो है ये क्या है, एक तरीके की मेटाफिजिकल स्टेज। तो जो नेचर में प्रोसेसेस हो रही है इसकी क्या ढूंढी गई इस वक्त, एक्सप्लेनेशंस ढूंढी गई। इस वक्त क्या ढूंढी गई, इसकी एक्सप्लेनेशंस ढूंढी गई। जैसे जो है चंबा का एग्जांपल आता है कि रानी सुई ने अपना बलिदान दिया तब जाके नहर में पानी आया। तो भाई साहब थोड़ी और खोद देते, स्लोप बन जाता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि स्लोप ऐसा हो और पानी नीचे ना गिरे, ऊपर को आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर इसका क्रिटिक करना है, ये तो बेवकूफी भरी बात नहीं है कि तुमने आदमी की बलि दे दी क्योंकि नहर में पानी नहीं जा रहा था। पता कर लेते कि बारिश कम हुई है, या थोड़ी नहर और खुदवा देते तब चला जाता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मान लो 3 साल भारत में बारिश ना हो, अकाल पड़े, और हम ये बोले कि भाई बलिदान देना पड़ेगा, किसी को आग में डालना पड़ेगा तब पानी आ जाएगा। मतलब कल्चरल लेवल पे अगर इसको कोई बिलीव कर रहा है तो बुरा हो सकता, पर ऐसे तो ये क्रिटिक है ना एक। अब मान लो उस वक्त का मेथड कैसा था, थियोलॉजिकल। तो उस वक्त वो ब्राह्मण थे, उन्होंने राजा को बोला कि बलिदान देना पड़ेगा, तो रानी सुई ने बलिदान दे दिया और पानी आ गया। तो ये तो थी थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब इसमें मेटाफिजिकल होती तो लोग क्या बोलते, उस वक्त पता करते कि भाई इस साल बारिश हुई भी अच्छी की नहीं हुई, बारिश अच्छी हुई भी की नहीं हुई है, पता लगता हम थियोलॉजिकल स्टेज पे ही चल रहे हैं। जिस हिसाब से अभी ब्यास में बाढ़ आई है, ठीक है, कुल्लू में नुकसान हुआ है, राजा बोल देते कुल्लू के राजा को कि तुम भी अपनी रानी का बलिदान दे दो, अगली बार जो है बाढ़ कम आएगी। ऐसा हो सकता था अगर हम आज के 1000 साल पहले होते। तो फिर क्या हुआ, मेटाफिजिकल में पता लगा एक्चुअल कॉजेज का कि फिजिकल प्रोसेसेस किस तरीके से काम कर रही हैं। आज हम साइंस में इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि हम इन प्रोसेसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आज हमको यह पता लग गया कि डैम भी बनाया जा सकता है और पूरी नदी का रास्ता मोड़ा जा सकता है। ये क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ऐसी अंडरस्टैंडिंग कौन बिठाता है, हमारा गोस्टकॉम। और गोस्टकॉम बोलता है कि सोसाइटी जो है वो 3 स्टेजेस में इवॉल्व हुई है। पुरानी जो स्टेज है दैट इज थियोलॉजिकल मिलिट्री स्टेज, बीच वाली जो स्टेज है दैट इज मेटाफिजिकल एंड जुडिशियल स्टेज, एंड लास्ट वाली जो स्टेज है इट इज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इसने ये ऑब्जर्व तो कर लिया, बट इसकी ऑब्जर्वेशन यहां पे सही है
क्योंकि ये इसको रियलिटी में ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने पीछे जाके कौन सा टाइम ट्रेवल किया था? नहीं किया ना टाइम ट्रेवल। अच्छा, जो उसने किताबें पढ़ी होगी, उन किताबों का क्या फैक्ट वैल्यू अलग अलग किया जा सकता है? फैक्ट वैल्यू अलग किया जा सकता है। तुम किताब में लिखी चीज को फैक्ट मान सकते हो, बट उसका जो पर्सपेक्टिव है वो तो फैक्ट नहीं है ना। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय विनर्स। ऐसी फिर बहुत सारी संभावनाएं हो जाती है जो इसी के पॉजिटिविज्म को क्या करती है, चैलेंज करती है कि तूने तो बोला था ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, तो ऑब्जर्व तो हो ही नहीं पा रहा। सोशल रियलिटी थोड़ी नहीं है। हमने बलुखड़ा की किताब में पढ़ा ईरानी सुई का बलिदान हुआ इस चीज के लिए, ये सोशल रियलिटी थोड़ी नहीं है। उस वक्त के आदमी ने कागज पे लिखा होगा ये चीज, क्या पता उसने मनगढ़ंती लिखा हो, फिर क्या पता कुछ कारण कुछ और ही हो, लिखा कुछ और ही गया हो। ऐसा भी तो होता है ना, कारण कुछ और हो और लिखा कुछ और ही गया हो, फिर तो फिर वहां पर सब्जेक्टिविटी आ गई। तुम उस सोशल रियलिटी को ट्रेस ही नहीं कर सकते, उस सोशल रियलिटी को ट्रेस ही नहीं कर सकते, तो हमारे सब्जेक्ट का क्या बन जाता है, लिमिटेशन बन जाता है। ठीक है जी, तो हेडिंग डालिए 3 कल्चरल स्टेजेस ऑफ सोसाइटी इंट्रोडक्शन। मान लो आपसे यही क्वेश्चन पूछा तो इंट्रोडक्शन में पहले कॉम्ट की ही इंट्रोडक्शन लिखोगे कि कॉम्ट कौन था, क्या करता था, क्या करना चाहता, जो मैंने पहले दिन लिखवाई थी। ठीक है, अब यहां पर लिखना आपने अगॉस्ट कॉम्ट, अगॉस्ट कॉम्ट established evolution of society, evolution of society parallel to the stages of human thought, parallel to the stages of human thought, as human thought, as human thought in ancient time, in ancient time was controlled by belief on God and divine, belief and on God and divine, and in later stage, and in later stage the abstract knowledge of metaphysical processes, metaphysical processes were developed. This change influenced the culture of society, the culture of society, the culture of society. During this time, during this period, during this period, the interaction between person, interaction between person, interaction between person and production relationships, and production relationships evolved from military to military to political and judicial systems, military to political and judicial systems. Finally, next paragraph बना सकते हो इसका। Finally, human thought peaked, peak पे पहुंच गया ना। Human thought peaked with
rationality, picked with rationality and reason or logic based explanation, picked at rationality and reason or logic based explanation, and hence their interaction and production methods developed machine and its industrial applications industrial applications. अब बनाएंगे फर्स्ट हेडिंग थियोलॉजिकल एंड मिलिट्री स्टेज. थियोलॉजिकल मिलिट्री स्टेज. अब थोड़ा थोड़ा सा लिखना है इसके बारे में. ड्यूरिंग दिस पीरियड society held strong belief in supernatural beings. Society held strong belief in supernatural beings controlled by military with strong muscular and arm strength. With strong muscular and arm strength. Society follows master and slave relationships and persons related to theological or ritual works were privileged. जो लोग भगवान का पूजा टोटका जो भी उस वक्त के रिचुअल है वो करते थे, उन लोगों को क्या दी जाती थी? प्रिविलेज दी जाती थी. सेकंड कम में मेटाफिजिकल जुडिशियल स्टेज. During this period, the pattern of physical processes were traced and understanding of physical and natural phenomena were developed. The tremendous focus on political and legal structure were given to establish order in the society. पहले तो मास्टर स्लेव वाले मॉडल से जी रहे थे, ठीक है. अब क्या किया जा रहा है? पॉलिटिकल लीगल सिस्टम तैयार किया जा रहा.
Then comes third stage, scientific industrial stage. Scientific इंडस्ट्रियल स्टेज, और इसको पॉजिटिविस्ट स्टेज भी बोल देंगे, पॉजिटिविस्ट स्टेज. Comte believe that society was entering into this stage, in which positive philosophy of science, इस वक्त ना ऐसे इंजीनियरिंग बहुत बड़ा प्रोफेशन नहीं है. साइंस शुरुआती दौर पर ही है. साइंस को पहले से अमीर लोग मजे की एक्टिविटी के लिए करते थे. अभी बहुत ज्यादा साइंटिफिक जो है क्या नहीं बनी है, एप्लीकेशंस यहाँ पर डेवलप नहीं है. जैसे आज की डेट में तो हम सोचते हैं ना कि रोबोट ही बना लेंगे ह्यूमन की तरह. इस वक्त सिर्फ ये फिलॉसफी के ऊपर काम कर रहा है. इन विच पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ साइंस was emerging as a result of, in which positive philosophy of science was emerging as a result of advances in logical thinking and enquiry. Logical thinking and enquiry. Machines and industries are defining the characteristics of society. Machines and industries are defining the characteristics of society and human interactions. ऐसी इसने ये वाली स्टेज बताई. ठीक है. तो सोसाइटी का कल्चर पढ़ रहा है कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ. तो इसने ह्यूमन थॉट स्थापित किया. ह्यूमन थॉट के पैरेलल ये स्थापित किया कि ह्यूमंस की इंटरेक्शंस आपस में कैसे हो रही थी. तो ये थॉट बोलता है कि थियोलॉजिकल थॉट था, तो बोलता है कि इंटरेक्शन कैसी थी, मिलिट्री और स्लेव रिलेशनशिप टाइप. फिर ये बोलता है कि हमको ये पता लग गया, ह्यूमन थॉट इवॉल्व हुआ कि मेटाफिजिकल प्रोसेसेस होती है कुछ. ठीक है. मॉनसून इसी टाइम पे आता है, इसी टाइम पे बारिश होगी, इसी टाइम पे ठंड पड़ेगी, इसी टाइम पे गर्मी पड़ेगी. जब इस मेटाफिजिकल प्रोसेसेस का हमको पता लगा, उस टाइम पीरियड पे हमने ये तय कर लिया कि कुछ प्रकार के क्या बन सके, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सोसाइटी में बन सके जो सोसाइटी को ऑर्डर स्थापित करे. और लास्ट इसने ये बोला कि आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक फिलॉसफी स्थापित कर रहे हैं, जिसमें हमको बहुत सारी एप्लीकेशंस का पता लग रहा है, साइंस का पता लग रहा है, पूरी साइंस की फिलॉसफी हम ट्रेस कर रहे हैं, रैशनल थिंकिंग ढूंढ रहे हैं हम. बल्कि इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम क्या कर पाएंगे, फिजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल भी कर पाएंगे. और ऐसी चीजों के लिए क्या बन रही है, मशीन. और यही मशीन क्या करेगी, फर्दर जाके सोसाइटी की इंटरेक्शन को कंट्रोल करेगी. ऐसे इसने क्या कर लिया, कल्चरल स्टेजेस स्थापित कर. अब ऐसा करने के लिए इस व्यक्ति का, थ्योरी तो अच्छी है, सुनने में अच्छी लग रही है और लगभग सही भी है, बट इसके मेथड और इसकी थ्योरी का क्या किया जाएगा, क्रिटिसिज्म किया. पहले हमने पॉजिटिविस्ट का ही क्रिटिसिज्म किया, अब हम इसका क्रिटिसिज्म करेंगे कि भाई तूने ठीक से काम किया कि नहीं किया. पहला पॉइंट लिखेंगे, while writing thesis on cultural stages of society, while writing thesis on cultural stages of society, Comte being father of scientific approach, Comte being father of scientific approach or positivism,
himself was not committed to it. Himself, father himself was not committed to it while writing thesis on cultural stages of society. Comte, being father of scientific approach or positivism, himself was not committed to it. Himself was not committed to it, and gave a generalized theory without any empirical observation and reliable data without empirical observation and reliable data. भाई अभी तक तो बोल ही रहा था ना कि साइंस बनानी है, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी शुड बी सेम. कहाँ है लॉजिक ऑफ इंक्वायरी? कब देखी तूने कि मेटाफिजिकल स्टेज और जो है अपनी लीगल पॉलिटिकल लीगल स्टेज आ चुकी है, जिसको जुडिशियल स्टेज हम कह रहे हैं? कब तू गया देखने की थियोलॉजिकल और मिलिट्री स्टेज चल रही है? इसके पीछे इंपीरिकल डाटा तो हो ही नहीं सकता. इंपीरिकल डाटा तो वो है ना जो ऑब्जर्व हुआ हो. ठीक है, तो ऐसा तो कोई डाटा ही नहीं है. उस वक्त ऐसी कोई एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेज तो थी नहीं. फॉर दैट मैटर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया तो मूवी में दिखाया हुआ है. देखा तो मैंने भी नहीं जाके. जो मैंने आपको एग्जांपल समझने के लिए दिया वो तो मूवी में दिखाया हुआ है, और जो मूवी में दिखाया वो सच थोड़ी नहीं है. वो तो किसी आदमी के द्वारा मनगढ़ंत लिखा गया है. यही है ना बात. तो यहां पर अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया? एक जनरलाइज्ड थ्योरी हो गई. ये कोई इंपीरिकल डाटा नहीं है. इससे इस थ्योरी को देख के तुम ये नहीं बोल पाओगे कि मैंने जो थ्योरी दी वो साइंस की थ्योरी दी है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेसर टिमाशेव. सेकंड पॉइंट, देखो जब सोशियोलॉजी में तुम आंसर लिख रहे हो ना, तो जहां जहां पर थिंकर का नाम लिखो उसको ब्रैकेट देना है पूरा. जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं, प्रोफेसर टिमाशेव. प्रोफेसर टिमाशेव has opinion that Comte's sociological theory represent premature jump from the level of observation to the level of theory. ठीक है, कि मान लो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा तालाब था, यहां से यहां छलांग मारनी है, तो भाई साहब ने जल्दी ही छलांग मार ली और इधर तालाब में गिर गए. प्रीमेच्योर जंप यही हुआ ना. कि अभी तुम ऑब्जर्वेशन की ही बात कर रहे थे, तो ऑब्जर्व ही करते तो बढ़िया रहता. तुमने क्या बिल्ड कर दी? थ्योरी. जबकि सोशियोलॉजी जिस स्तर पे था उस वक्त थ्योरी की जरूरत नहीं थी. किस चीज की जरूरत थी? ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी. तो तुम सिर्फ जो ऑब्जर्व कर पा रहे थे, ऑब्जर्व किसको कर पा रहे थे? इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, तो उसके ऊपर लिखते. क्योंकि इवोल्यूशन कहां से हुआ ये सोशियोलॉजी का तो सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था. पास्ट का सब्जेक्ट मैटर तो एंथ्रोपोलॉजी का है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट बता सकता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होगा. अगर ये थ्योरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की होती तो ठीक थी, बट सोशियोलॉजी में तुमने अब बोल रहे हो कि सोसाइटी ऑब्जर्व करनी है, और थ्योरी क्या लिख दी कि कल्चरली हम किस प्रकार से इवॉल्व हुए. ठीक है, तो प्रोफेसर टिमाशेव इसके बारे में ये बात बोलते हैं. दूसरा, तीसरा पॉइंट यहां पर आएगा, E.S. Bogarts. He criticized Comte being failed to postulate
being failed to postulate fourth mode of human thinking. Fourth mode of human thinking. इंट्रोडक्शन में लिखा था ना हमने कि एस्टेब्लिश्ड द थ्योरी इन पैरेलल टू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थॉट। तो इगास बोगार्डस बोलता है कि भाई कॉम्ट ने गलती कर दी कि उसने ह्यूमन थॉट के 3 ही पोस्टुलेट लिखे, जबकि सोसाइटी में चौथा पोस्टुलेट भी एग्जिस्ट करता है। तो ये बोलता है he criticized Comte for being failed to postulate 4 mode of human thinking, that is socialized way of thinking, that is socialized way of thinking। कि भाई साइंटिफिक पॉजिटिविज्म और मशीन के भूत नहीं उतरा, जबकि सोसाइटी में ह्यूमन जब इवॉल्व हुआ तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगी, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगी, बट हम अपने पेरेंट्स से पैदा हुए हैं, हमने आगे बच्चे पैदा करने हैं। इसमें एक और चीज छुपी है कि हम अपने पेरेंट्स की बुढ़ापे में केयर करेंगे, वो हमको भी जब तक हम स्टेबल नहीं हुए तब तक हमारी केयर करेंगे। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके लिए हमारी कुछ ना कुछ ड्यूटीज है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके कुछ क्या है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज है। वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज कब आती है, जब ह्यूमन थॉट कैसा हो चुका है, सोशलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग, सोशलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, हम जिस जगह पर जाते हैं उस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम जिस जगह पर जाते हैं हम उस तरह का खाना खाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तुम गांव पे जाओगे तो गांव के तौर तरीके, गांव के रीति रिवाज कुछ अलग है, वही गांव के तरीके, तौर तरीके, रीति रिवाज अगर तुम शहरों में थोपने की कोशिश करोगे तो देयर विल कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि गांव में सोशलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग अलग है, शहर में सोशलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग अलग। क्लियर है बात। तो ये बोलता है कि भाई ये चौथा तरीका जो लोगों का सोचना था, इसी को नहीं समझ पाया, उसको नहीं समझ पाया, तो वो बता भी नहीं पाया कि समाज अभी आज क्यों व्यवस्थित है। वो सिर्फ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तक ही रुका रहा, जबकि सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दे पाया। एक और क्रिटिसिज्म है, चौथा पॉइंट, रॉलिन कैंप ब्लिस। रॉलिन CHAM ब्लिस, रॉलिन कैंप ब्लिस। ये क्या बोलते हैं, Comte wanted to build a science of social phenomena, a science of social phenomena, but struggled to provide his project, social recognition, but he struggled to provide his project social recognition। और कोट अनकोट करना है, he built a utopia, instead of science, तो ये जो रिसर्च पेपर लिखता होगा, ये किताब लिखता होगा, तो ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी जाती होगी ना, वहां के लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया। यूटोपिया क्या होता है, इमेजिनरी वर्ल्ड। ये बोलता है कि भाई साहब लिख तो ली किताब, और बट इसको सोशल रिकॉग्निशन दिलाने में असफल हुए, और उन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड लिख लिया, मतलब इमेजिनरी सब्जेक्ट लिख लिया। उसके टाइम पे तो इमेजिनरी ही है, क्योंकि फाइनली तो इमाइल डरखाइम इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्थापित करेगा ना। तो बोलता है कि ही बिल्ट अ यूटोपिया इंस्टीड ऑफ साइंस। ऐसा क्रिटिसिज्म किसने किया है, रॉलिन कैम्पलिस ने। अब ये बताओ कि अगर बिना थिंकर के नाम से ये क्रिटिक लिखेंगे हम, तो ये वैलिड होगा? नहीं होगा। अगर बिना थिंकर के नाम के ये क्रिटिक लिखेंगे कि मैंने, आपने लिख दिया कि ही बिल्ट अ यूटोपिया इंस्टेड ऑफ साइंस, और ये नहीं लिखा कि बोला किसने,
तो क्या ये बात वैलिड होगी? नहीं होगी ना। इसलिए क्या करना पड़ता है हमको? रट्टा मारना पड़ता है। क्या? किस चीज का? थिंकर्स का। तो अभी तक जो रट्टा मारने वाली बात है यहाँ पर, ये यही रट्टा मारने वाली बात है कि टिमाशेफ ने क्या बोला, ईएस बोगार्डस ने क्या बोला, रॉलिन कैम्पोब्लिस ने क्या बोला। बाकी जितनी भी बातें हैं वो याद की जा सकती है। ठीक है। इवन जो 5 प्रिंसिपल है वो 5 के 5, उसका जो फर्स्ट लाइन है वो रट्टा मारी जा सकती है, वो रट्टा मारनी पड़ेगी, बट उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। किसी स्टैंडर्ड बुक और उसमें पढ़ोगे तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियों में मिलेगी। मैंने आपको सटीक वो लाइन बताई है जो हु बहू आपने कहाँ पे छापनी है, पेपर में छापनी। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग कराए, कल्चरल स्टेजेस अलग से, पॉजिटिविज्म अलग से, दोनों इकट्ठा आएगा तो पॉजिटिविज्म को ब्रीफ कर दोगे, सेकंड वाले को भी ब्रीफ कर दोगे, बट क्रिटिक दोनों का लिखोगे, क्रिटिक दोनों का लिखो। ठीक है बात? आगे सारा गोस्टकॉम समझ। एक बार माइंड मैप बना देता हूं। गोस्टकॉम इंट्रोडक्शन आती है इसकी कहां से? सोशल फिजिक्स से और इसकी आगे की कहानी से। फिर क्या आते हैं इसके? पॉजिटिविज्म के प्रिंसिपल्स। फिर इसका हमने क्या लिख लिया था? क्रिटिसिज्म भी। फिर क्या आता है इसका? इवोल्यूशन और 3 कल्चरल स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। यहां तक का तो हमने पढ़ लिया था माइंड मैप। अब इसका बनाना है तो क्या है? पहली स्टेज थियोलॉजिकल मिलिट्री स्टेज, दूसरी स्टेज मेटाफिजिकल और जुडिशियल स्टेज, तीसरी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल, जिसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिविस्ट स्टेज बोलते हैं। फिर इसका क्रिटिक आता है। पहला क्रिटिक तो यही है, ये व्यक्ति पॉजिटिविज्म को समर्थक था, बट इसकी थ्योरी में पॉजिटिविज्म नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? पॉजिटिविज्म नहीं दिख रहा। दूसरा किसने किया है? प्रोफेसर टिमाशेफ ने, है ना। तो यहीं से याद रखोगे क्या, इधर क्या लग रहा है? प्रोफेसर टिमाशेफ लग रहा है। ठीक है, अगला याद करना पड़ेगा, वो कौन है? ईएस बोगार्डस। आगे क्या है? रॉलिन कैम्पोब्लिस। देखो याद है, पहला अटेम्प्ट मेरा था 2018 में, मेंस लिखा था ना उसका मैंने, हाँ 18 में मेंस लिखा था, तो सेकंड अटेम्प्ट था मेरा वो, जब पहला मेंस था। तो मेरे को ये एक टिमाशेफ याद रहा था, नीचे का कोई भी याद नहीं रहा मेरे को। अभी भी नहीं पता मैंने क्या लिखा उसमें। मेरे को पॉइंट आर्गुमेंट याद था और बंदे का नाम नहीं याद था। ठीक है बात? तो ये ईएस बोगार्डस और कैम्पोब्लिस का नाम मैंने मनगढ़ंत लिख लिया था अपना, किसने ये बोला और ये लिखा है। ठीक है, तो अच्छा हुआ कि उसको नहीं, उसने इग्नोर कर दिया इस बात को कि क्या गलत लिखा मैंने, क्या सही लिखा है। और उस वक्त इसमें ठीक थे, मतलब उस साल मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 127 नंबर थे, तो पहले में 63 नंबर थे, दूसरे में 64, यही आते थे उस वक्त। टॉपर का स्कोर शायद 134 कुछ था। ठीक है, तो चल पड़ता है, अगर तुम भूल गए तो बड़ी मुश्किल है। बट ये उस वक्त मैं नया नया था, आप नए नए हो, तो फिर ये गलती हो सकती है। बट अब तो मैं इतनी बार इसको रटा चुका हूं तो आपको ये याद रहना चाहिए। क्लियर बात? एक साल बाद नहीं रहता याद। मैं भी कोचिंग लेके आया था ना दिल्ली से, तो अगली साल मेरे को नहीं रह रहा था याद, मेरे नोट्स में था तो मैं भूल गया। तो इसलिए हम वो लास्ट में वो छोटे छोटे क्या बनाते हैं, माइंड मैप्स बनाते हैं, ताकि ये बहुत बार क्या रहे हमको याद रहे। अब इसके बाद दूसरे जो थिंकर है, कार्ल मार्क्स। ठीक है जी, तो आज सिर्फ कार्ल मार्क्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके बारे में बहुत सारी चीजें समझेंगे। फिर हमको नेक्स्ट 2 दिन और लग जाएंगे इसको पढ़ने में, आज का भी और कल का परसों भी जा सकता है। देखो कार्ल मार्क्स का क्या क्या समझना है, पहले ब्रीफ में सिलेबस समझते हैं। कार्ल मार्क्स का पहले तो ये समझना है कि कार्ल मार्क्स क्लास का कॉन्सेप्ट देता है, क्लास का कॉन्सेप्ट देता है, जिसमें ये क्या बोलता है सिंपली कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में इकोनॉमिक डिवीजन है। कुछ लोग क्या है, हैव्स है, और कुछ लोग क्या है, हैव नॉट है। ठीक है, दूसरी ये बात बोलता है, क्योंकि अब ये सोसाइटी को इकोनॉमिक दृष्टि से ही देख रहा है, दूसरी ये बात बोलता है कि जिंदा रहने के लिए क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है। आदमी को अगर जिंदा रहना है, यदि ये सोसाइटी जीवित है तो इसलिए जीवित है क्योंकि क्या ना क्या करती है, ये कुछ ना कुछ
प्रोड्यूस करती है। तो जो प्रोड्यूस करने का मेथड है, जो प्रोड्यूस करने का क्या है मेथड है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो भाई साहब का एक दोस्त था जिसके घर में ये रहते थे, ठीक है। तो वो था, उसका नाम था फ्रेडरिक हीगल। हीगल काम कर रहा था इस बात पे, वो आइडियाज के ऊपर बात कर रहा था। यदि आपके दिमाग में एक आइडिया है तो सामने वाला उसके आइडिया के एक काउंटर आर्गुमेंट पेश कर सकता है। मैं बोल रहा हूं कि भगवान है, तो दूसरा आप बोल सकता है कि भगवान नहीं है, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है कि आदमी एक बोलता है कि भगवान है और दूसरा बोलता है कि भगवान नहीं है। इसके बीच में आपस में द्वंद्व होगा। देयर विल बी वन एथिस्ट वर्ल्ड एंड देयर वन बी अ प्रॉपर थीस्ट वर्ल्ड। एक बोलेगा कि थियोक्रेसी लागू होगी और दूसरा बोलेगा कि नहीं भाई मैं क्या हूं, एंटी थियोक्रेसी हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिस्ट। ऐसे दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हो सकते हैं। एक बोलता है कि शरीर के अंदर आत्मा है और एक बोलता है कि शरीर के अंदर आत्मा नहीं है। एक आदमी बोलता है कि पुनर्जन्म होता है, दूसरा बोलता है कि पुनर्जन्म रहने दो, होगा, होता होगा, पर अभी तुमको शरीर मिला तो जितने मजे कर सकते हो करो। जैसे भारत में थे ना महर्षि चारवाक, ठीक है। तो वो इकलौते ऐसे लोग थे, उनको महर्षि भी बोला गया, स्कूल ऑफ फिलोसफी उन्होंने स्थापित किया। बोले पुनर्जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, अच्छे कर्म बुरे कर्म कुछ नहीं होते, बोलो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक है, मजे करो, चाहे तुमको उसके लिए ऋण लेना पड़े और ऋण लेके भी घी पीते रहो, मतलब मटेरियलिस्टिक जितनी मजे ले सकते हो ले लो, पुनर्जन्म पुनर्जन्म कुछ नहीं होना। अब ये क्या है, दो आइडियाज है। एक आइडिया को थीसिस बोल सकते हैं, दूसरे आइडिया को क्या बोल सकते हैं, एंटीथीसिस बोल सकते हैं। और जो कुछ हो रहा है जीवन में घटित, वो उन दोनों के बीच में कहीं चल रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका सिंथेसिस। तो ऐसा उसका दोस्त काम कर रहा था। तो वहां से इसको पता लगा, और उसका एक आगे स्टूडेंट था, उसका स्टूडेंट जो था, उसके दोस्त का स्टूडेंट, वो क्या बोलता था कि गुरुजी ये थीसिस और एंटीथीसिस छोड़ो, आप क्या बोलो कि कुछ लोग तो वो लोग हैं जो अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठा करना चाहते हैं, और जब वो सुख सुविधाएं इकट्ठा करना चाहते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सुख सुविधाएं इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो है वो मटीरियलिस्ट है, कुछ लोग जो है वो क्या है, मटीरियलिस्ट है, और वो अपने लिए मटीरियलिस्ट चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके पास सक्षम है वो मटीरियलिज्म के लिए, बट फिर भी वो अपने लिए मटीरियल चीजें इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन जीने के तरीके दो तरीके हैं। कुछ लोग अपने लिए, उनके पास पैसे हैं तो वो अपने लिए बड़ी गाड़ी चाहते हैं, अब पुरानी गाड़ी है फिर भी वो एक नई गाड़ी चाहते हैं, दैट इज मटेरियलिज्म। और कुछ लोग वो है जो सामान्य अपनी जरूरतों, उनके पास सक्षमता है पर वो सोचते हैं कि गाड़ी क्यों, बस में भी जा सकते, बस में क्यों जाना, पैदल भी जा सकते, ऐसे भी तो लोग होंगे ना जीवन में। तो वो इनको पढ़ रहा था। इन दोनों के साथ रहते रहते कार्ल मार्क्स को अपना ये वाला ख्याल आया। वो क्या बोले कि दरअसल ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं और कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग अपने लिए मटेरियलिस्टिक चीजें चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। जो आदमी गरीब है वो इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो गरीब रहना चाहता है। जो आदमी गरीब है वो इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि वो गरीब रहना चाहता है, वो इसलिए गरीब है क्योंकि अमीर चाहता है कि वो गरीब ही रहे। और फिर वो बोलता है, वो पूरी एनालॉजी बिठाता है और बोलता है कि ऐसे करके हमारी सोसाइटी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, और अपनी बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। और हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में अप्रोच लगाता वो डायलैक्टिक अप्रोच, डायलैक्टिक अप्रोच। डायलैक्टिक अप्रोच क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि हर आइडिया का एक काउंटर आइडिया हो सकता है, ये तो है डायलैक्टिक अप्रोच। दूसरा इसमें लगा लिया इसने मटीरियलिज्म, कि आदमी क्या चाहता है जीवन भर में, मटीरियलिस्टिक एस्पायरेशंस रखता है। और इसको इसने थ्रू आउट हिस्ट्री एक इसने सीक्वेंस बना दिया, जिसमें इसने बोला क्या कि सबसे पहले तो क्या था, प्रिमिटिव
कम्युनिज्म। जैसे ही कुछ लोगों के हाथ में मसल पावर आई, जैसे ही कुछ लोगों के पास टूल्स आए, ठीक है, और उन टूल्स के बेस पे वो दूसरे लोगों को क्या कर सकते थे, गवर्न कर सकते थे, तो उनके दिमाग में अपनी एक मटेरियलिस्टिक एस्पायरेशंस आई, क्या, कि मैं काम नहीं करूंगा, क्या करूंगा, करवाऊंगा। मैं काम नहीं करूंगा, क्या करूंगा, करवाऊंगा। तो जो आदमी लेविश स्टाइल मजे लेना चाहता था वो क्या बन गया, मास्टर, और बाकियों को उसने क्या बना लिया, स्लेव। स्लेव इसलिए स्लेव नहीं है कि वो स्लेव बनना चाह रहा था, स्लेव इसलिए है बिकॉज ही इज डिप्राइव्ड, ही डज नॉट हैव दैट मस्कुलर स्ट्रेंथ कि वो अपने मास्टर्स को मार सके। एक गिल्ड के अंदर, पुराने टाइम पे गिल्ड्स होते थे ना, एक ही मास्टर होता था और हजारों स्लेव होते थे, तो क्या 1,000 स्लेव एक आदमी को मार नहीं सकते थे, मार सकते थे, बट उसके लिए ये मास्टर आदमी तेज था। अपनी सेफ्टी के लिए 4 लोग खड़े कर दिए, उनको बोला मैं तुमको ज्यादा खाना दूंगा रादर देन स्लेव, तुम भी ऐसा करो, तुम भी स्लेव के डंडे मारो। स्लेव को बोला तेरे को 1 रोटी देंगे, उन्हीं स्लेव में से 10 स्लेव उठा लिए, उनको बोला तेरे को हम 5 रोटी देंगे। बोलो करना क्या होगा, बोलो अगर 1 रोटी वाले कल घड़ी को रिवोल्ट करे मेरे खिलाफ, 1 रोटी वाले को डंडा मारना। तो उसने क्या कर दिया, उसने अपने आप को मास्टर स्थापित किया, अपने मास्टर के चारों ओर 5 लोग सिलेक्ट कर लिए, और बाकी सब लोग आम जनता बना ली, उनको क्या बना लिया, स्लेव। थे तो ये लोग भी स्लेव ही, जिसके चारों तरफ इसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे थे, बट इनको लगा हमको तो 10 रोटी खाने को मिल रही है, इनको बेचारों को 1 ही रोटी खाने मिल रही है, हम 10 रोटी के लिए क्या करें, मास्टर की ऑर्डर का पालन करवाते। फिर ये बोलता है कि यही प्रोडक्शन मेथड बाद में क्या बना, एक तरफ बन गए लॉर्ड्स और एक तरफ क्या बन गए सर। यही मॉडल बाद में क्या बना, एक तरफ आ गए इंडस्ट्रियलिस्ट और एक तरफ क्या आ गई, लेबर। इनको इसने बोला था कि एक तरफ आ गए बुर्जुआ, एक तरफ आ गए प्रोलेटारिएट। ये क्या है, हिस्टोरिकल सीक्वेंस है। इस हिस्टोरिकल सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि लोग मटेरियल पावर के लिए लड़ रहे हैं, मटेरियल वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं, और इसमें एक क्या हो रहा है, डायलैक्टिक रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है, डायलैक्टिक रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है। ये आदमी, इस तरफ के जो आदमी है, इस तरफ के आदमी, ये लोग क्या हैं, हैव्स। ये लोग हैव इसलिए हैं क्योंकि ये लोग क्या हैं, हैव नॉट। ये लोग प्रिविलेज्ड इसलिए है क्योंकि ये डिप्राइव्ड है। कोई गरीब आदमी ये बोले कि मेरे को खाने ही 2 रोटी है, मेरे को ना गाड़ी में जाना है, ना मेरे को कोई लेविश लाइफस्टाइल चाहिए, तो बैठे बैठे अमीर है। उस हिसाब से भारत में सबसे अमीर आदमी कौन है, साधु। वो क्या बोलता कि ये मेरा शरीर ये भी नहीं है, बोलो ये भी नहीं है मेरा। साधु क्या बोलता है, साधु तपस्या क्यों करता है हिमालय में जाके, वो बोलता है कि मैं अपना ध्यान अपनी आत्मा पे केंद्रित करूंगा, फिर ये मेरा चाहे शरीर छूट ही जाए, मेरी सांस आती जाती चाहे रुक ही जाए। मेडिटेशन में क्या होता है, लोग अपनी सांस पे ऑब्जर्व करते हैं कि सांस अंदर जा रही है बाहर जा रही है। अगर किसी व्यक्ति ने उस सांस पे ही ध्यान लगाया, वो थोड़ी देर में ये भूल जाएगा कि मेरा हाथ भी है। अगर तो क्या ना ऐसे कि मोदी जी की तरह थोड़ी आंख खोल ली कि फोटो बड़ी आ रहा कि नहीं, तब तो नहीं। बट अगर सच में आप मेडिटेट करोगे तो शायद आप ये भूल जाओगे थोड़ी देर बाद कि आपका हाथ है कि नहीं। तो फिर जो साधु ग्लेशियर्स पे होते हैं ना नंगे, उनका ध्यान ही नहीं होता हाथ पे कि भाई मेरे को ठंड भी लग रही है, उनका ध्यान ही किसी और चीज पे है। तो ध्यान ही नहीं है। वो आते नहीं वाले मीम की तुम्हारा हाथ जो है ना एकदम आग पे लग लिया, तो तुमको फील नहीं हो रही पहले आग, अगर तुम्हारी नजर है उस आग पे तो तुमको फील हो जाएगा, तुमको फील हो जाएगा। जैसे वो वाला एक मीम नहीं आता, कैसे हाथ था तुम्हारा, ऐसा तुम्हारा हाथ था यहाँ पर, ठीक है, तुम किसी और काम पे तुमको बिजी कर लिया, और तुम्हारे हाथ की जगह क्या कर दिया तुमने, लेट्स सपोज हाथ हटा भी दिया, तो तुम्हारे हाथ वहां पर रख के क्या कर दिया, एक क्लाउन रख दिया और उसके ऊपर जैसे तुम इधर को मुड़े और उसके ऊपर क्या मार दिया, ऊपर से हथौड़ा। तो अब मान लो मेरे को पता है कि मैंने स्पेस जिपर पहनी है और स्पेस जिपर का किसी ने यहाँ पर हाथ रखा, और मेरा हाथ भले यहाँ पर है,
इधर आते हुए किसी ने उस हाथ पे क्या मार दिया, हथौड़ा, तो मेरे दिमाग को लगता है कि हाँ मेरा हाथ कट गया। ऐसा होता है ना, कुछ मीम देखे हैं हमने, वायरल होती है काफी रील्स। ये क्यों है? क्योंकि मेरे ध्यान को लग रहा है कि ये मेरा हाथ है और मेरे को प्रॉपर दर्द भी हो रही है, जबकि मैं थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि मेरा हाथ तो असली वाला तो ये है। ऐसा होता है ना। तो ये क्यों है? क्योंकि अपने दिमाग से हम बंधे हुए। तो ये भी यहां पर ऐसा बोलता है कि हम अपनी मटेरियल वैल्यू से बंधे हुए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड ही कंट्रोल करता है हमारी मटेरियल चीजें क्या है। और इसमें कुछ लोग क्या बन जाते हैं, हैव, और कुछ लोग क्या बन जाते हैं, हैव नॉट। जो हमको दिखाया जाता ना कि ये जी 20 लाख की घड़ी पहनी हुई है, 14 करोड़ की घड़ी पहनी हुई है, ये बैग 3 लाख रुपए का है, कहीं ना कहीं हमारी मेंटेलिटी उसके पीछे है। इसीलिए वी वांट टू अर्न मोर, वी वांट टू बाय बेटर क्लोथ्स, वी वांट टू बाय बेटर फोन्स, वी वांट टू बाय बेटर हाउस। अगर हमको यही पता हो कि यार कपड़ा सिर्फ इसलिए होता है ना ताकि आपको ठंड ना लगे, तो चाहे एक ही कपड़ा सारी साल पहन लो। जिस दिन आपके दिमाग में ये फीड किया गया कि अलग अलग कपड़े पहन के आदमी सुंदर दिखता है, ठीक है, फीड किसने किया हमारे दिमाग में? ये लोग जो हैव्स थे, इन लोगों ने फीड किया कि भाई ये नया फैशन है, इससे तुम अमीर दिखोगे। हम इनके द्वारा इन्फ्लुएंस की गई चीजों के चक्कर में हैं। और ये सब चीजें क्या है, मटेरियलिस्टिक बोलते हैं इसको। हम क्या बोलेंगे, जो अलग अलग कपड़े खरीद रहा है, अलग अलग फोन खरीद रहा है, अलग अलग गाड़ियां खरीद रहा है, वो आदमी मटेरियलिस्टिक है। कपड़े का मूल उद्देश्य क्या है? कि शरीर को ठंड ना लगे, क्लियर बात। और आदमी को सिर्फ खाना ही चाहिए ना 2 टाइम का, वो तो किसी को भी मिल सकता है। जो आदमी गांव में रह रहा है उसको मिल ही रहा है, बट उसको डिप्राइव्ड फील कैसे हो रहा है? तो उसको फोन पे दिख रहा है कि लोग नए से नए कपड़े पहन रहे हैं, लोग नए से नए फैशन कर रहे हैं, ठीक है, लोग नए से नए टेक्नोलॉजीज चला रहे हैं, ये सब दिखाया जा रहा है ना। तो इसमें हमारा जो मटेरियल सेंसेस है, उन मटेरियल सेंसेस से हमको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। उस मटेरियल सेंसेस के अंदर डायलेक्टिक्स पैदा होते हैं। उस मटेरियल सेंसेस के अंदर डायलेक्टिक्स पैदा होते हैं कि हम हैव की कैटेगरी में आते हैं कि हैव नॉट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा करने के लिए यह बोलता है कि आदमी को क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूस। हमको बताया जाता है कि तुम लोग क्या करो, नौकरी। नौकरी करोगे तो तुम्हें क्या मिलेंगे, पैसे। पैसे मिलेंगे तो तुम क्या करोगे, चीजें खरीदोगे। अगर तुम खरीदना ही बंद कर दो, अगर हर आदमी ये बोले कि मेरे को सिर्फ खाना खाना, भाड़ में जाए सब कुछ, तो एक दिन देश की प्रोडक्शन बंद नहीं हो जाएगी? एक दिन देश की प्रोडक्शन बंद होगी कि नहीं होगी? तो अगर देश की प्रोडक्शन बंद हो गई तो फिर क्या अंबानी, क्या मैं, क्या आप, हम सब तो बराबर ही नहीं है। लड़ाई ही सिर्फ इस चीज की है कि खाना चाहिए। उस दिन तुम थोड़ी ना सोचोगे कि मेरे को गाड़ी भी चाहिए। उस दिन तुम ये थोड़ी ना सोचोगे कि मेरे को फोन भी चाहिए। उस दिन तुम ये थोड़ी ना सोचोगे कि बिजली चाहिए। बोलोगे लकड़ी है, खाना बना लेते हैं, दिन दिन में रात को सो जाएंगे, बात खत्म। अगर सब इस तरीके से सोचने लग गए तो आज जितना भी बड़ा सोसाइटी का ढांचा है वो तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि खत्म तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन हैव और हैव नॉट के बीच में क्या बढ़ चुकी है, इनइक्वालिटी। क्या बढ़ चुकी है, इनइक्वालिटी। तो फिर पहले ये बोलता कि देखो इनइक्वालिटी तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, इस वक्त क्या थी, बराबरी। इनइक्वालिटी क्या, पहले यहां कौन थे, ऊपर मास्टर, और इधर क्या थे, स्लेव। बोलो इनइक्वालिटी इनमें भी आ गई थी, और स्लेव प्रोटेस्ट करने ही वाले थे। वो सब अपने मास्टर्स को मारने ही वाले थे। कि उस वक्त क्या हो गया, ये जो प्रोडक्शन का मेथड है ये चेंज हो गया। बोलो कैसे? तो बोलो पुराने लोग जंगलों में रहते थे, ये मास्टर लोग, स्लेव लोग अपनी सब क्लैंस में रहते थे, वहीं पे जो है हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, अपने लिए खाना उगाते थे। बट तब तक जब तक इन स्लेव ने क्या करना था, प्रोटेस्ट करना था, तो एक नई कैटेगरी पैदा कर ली, क्या, कि भाई देयर विल बी लैंड राइट्स, देयर विल बी लैंड राइट्स। और उस लैंड का मालिक कौन होगा,
लॉर्ड। और जीने का जो नजरिया है वो कैसा हो गया, बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर, बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। इसलिए क्योंकि खाने के लिए एग्रीकल्चर से आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर लैंड कंट्रोल किसने कर ली, लॉर्ड्स ने। इसलिए मजबूरन लोगों को क्या बन गया, बनना पड़ा उनके अंडर, सर्फ बनना पड़ गया, ताकि उनको अपने लॉर्ड से क्या मिले, जमीन मिले। उस जमीन में वो अपने खाने के लिए चीजें उगाए, और जो एक्स्ट्रा चीजें होगी तो लॉर्ड फ्री में तो जमीन देगा नहीं, उसमें से कुछ शेयर किसको देना पड़ेगा, अपने लॉर्ड को देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का बेठू सिस्टम इसी के ऊपर स्थापित था। बोलो अच्छा, बोलो फिर क्या हुआ कि ये जो लैंड था, लैंड में भी ऐसा हो गया कि इंग्लैंड में लैंड टेन्योर एक्ट आते हैं, भारत में भी लैंड टेनेक्सी एक्ट आते हैं। बोलो जैसे ही तुम राजाओं को हटाने वाले थे, नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ये सब लागू करने वाले थे, और सभी के लोगों को क्या मिल गए, लैंड राइट्स। आज की डेट में हमारे सबके पास अपनी अपनी जमीनें हैं, राजा के नाम की जमीनें नहीं कर रहे हम, अपनी अपनी जमीनें सब। बोले उतने में मेन प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो जमीन से हटके कहां चला गया, मशीन में। जमीन से हटके कहां चला गया, मशीन में और इंडस्ट्री। अब क्या हो गया कि कंट्रोल कौन कर रहा है सोसाइटी की प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी। अब आज की डेट में जो जमीन पे काम कर रहा है, अपने खाने के लिए चीजें जुटा रहा है, उस आदमी को भी तुम क्या मान रहे हो, गरीब मान रहे हो। जिस आदमी के पास खेती है ना, लेट्स सपोज उसकी 5-6 गाय हैं, दूध भी बेचता है, अपनी खेती भी है, तो उसके अपने जीवन यापन का बढ़िया चीज चल रही है, बट वो गांव में अभी भी अपने आप को क्या मान रहा है, गरीब। क्यों, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी नहीं ले पा रहा, क्योंकि वो बढ़िया कपड़े नहीं ले पा रहा। ठीक है, तो बोलो क्या हो गया कि ये क्या हो गया, ये जो लोग थे, लॉर्ड लोग थे, क्या बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट। और अब इन लोगों को क्या बनना पड़ रहा है, लेबर। इसको बोला इसने बुर्जुआ, इसको क्या बोला, प्रोलेटरिएट। अब यहां पर कार्ल मार्क्स इधर ही बैठ के स्टडी कर रहा था, इसी टाइम पीरियड का कार्ल मार्क्स जिंदा है। अब कार्ल मार्क्स बोलता है कि अब जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो चेंज होगा ही नहीं, प्रोडक्शन सिस्टम चेंज होगा ही नहीं। उसको लगा ही नहीं था कि रोबोट भी आएंगे, एआई भी आएगा, इन सबको मशीन ही मान रहा है। होने को तो अभी देखो ऐसा भी हो सकता है, जो यूएसए की फिक्शन मूवीज बताती है कि इसके बाद इंडस्ट्री और मशीन से चीजें कहां चेंज हो जाएगी, रोबोट्स पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, रोबोट्स पे चेंज हो जाएगी, तो जो आदमी के पास हजारों रोबोट होंगे वो आदमी राजा नहीं बन जाएगा। जिस आदमी के पास हजारों करोड़ रोबोट है, उसको तो इंडस्ट्री में हायर ही नहीं करना पड़ेगा लोगों को। तो होल प्रोडक्शन सिस्टम विल बी रन बाय दोज पीपल जिनके पास क्या होंगे, रोबोट्स होंगे। और मेरे को और आपको जिनके पास अगर रोबोट्स नहीं हुए, उनको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की गई जो सुविधाएं होंगी वो हमको फुलफिल करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और अगर मान लो कि दुनिया की 80% पॉपुलेशन के पास रोबोट्स नहीं है, और उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी रोबोट, जज भी रोबोट, पार्लियामेंट भी रोबोट है ना। आज की डेट में एक अफ्रीका की कोई पार्लियामेंट थी, उसमें उन्होंने रोबोट इंट्रोड्यूस कर दिया था, पुलिस के लिए एक रोबोट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो अगर ये सारे काम रोबोट करेगा तो मैं और आप क्या करेंगे, रीले देखेंगे बैठ के थोड़े दिनों में। तो आजकल तो रीले भी आई से बन रही है, तो उसके लिए वो भी खुद नहीं बनानी पड़ती, तो फिर क्या करेंगे हम सब लोग हैं। पता नहीं उस वो वाला मोड लिखा ही नहीं किसी ने, कार्ल मार्क्स ने तो लिखा नहीं, कार्ल मार्क्स ने लिखा नहीं है, तो मेरे को ही करनी पड़ेगी रिसर्च की क्या होगा। पर कार्ल मार्क्स ने बोला कि देखो इस टाइम पीरियड पे क्या होगा, इस टाइम पीरियड पे ऐसा हो जाएगा, ये जो हमने ट्राइंगल बनाया, इसमें कुछ लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर वाली कैटेगरी में, जो लोग क्या बन जाएंगे, बहुत ज्यादा रिच बन जाएंगे। और ऊपर वाली कैटेगरी में इनको क्या बोलता था वो, बुर्जुआ, है ना, बुर्जुआ की स्पेलिंग बुर्गुइस पढ़ते हैं। और इन लोगों को नीचे क्या बोलता था वो, प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट। बोले यहां बीच के जो मिडल के लोग हैं ना, थोड़े नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्लास पोलराइजेशन हो जाएगी और दो अलग अलग डिवीजन बन जाएगी, हैव्स की और हैव नॉट की। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि भाई हैव इतने से बच जाएंगे और हैव नॉट
इतने सारे हो जाए। अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोग तो बहुत गरीब है जो लेबर है, कुछ लोग ऊपर है, हम सब बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास के, तो बोलता है कि मिडिल क्लास इज नो क्लास। हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं हम एक फॉल्स कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं कि हम लोग तो अर्न कर रहे हैं जी, हम तो मेहनत कर रहे हैं जी, हम कमा रहे हैं। जबकि जो अमीर लोग हैं वो हमारे भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो बहुत अमीर बनता जाए और हम बहुत गरीब बनते जाएं। एक दिन ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कौन लोग बुर्जुआ है और कौन लोग प्रोलेटरिएट है। तो ये जो अभी ट्रायंगल है, ये ऐसे बहुत सारे में टूटा हुआ है। एक दिन ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। उस दिन इन सब लोगों को लग जाएगा कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, कंप्लीटली हैव नॉट है, प्रोलेटरिएट है। और हमका ऊपर जो एक स्ट्रॉन्ग मैन बैठा हुआ है, इसको हमने क्या करना है, गिराना है। उस दिन ये लोग इकट्ठे होंगे और बोलेंगे कि भाई ये जो इस आदमी ने क्या कर रखी है, सारी प्रॉपर्टी और सारा प्रोडक्शन का सिस्टम कंट्रोल कर रखा है, इनको सब लोगों में क्या करो, इक्वली बांटो। इक्वली बांटने के लिए ये बहुत सारी लेबर यूनियंस बनाएंगे, बहुत सारे कॉपरेटिव्स बनाएंगे, और फिर वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें एक मालिक अकेले प्रॉफिट कमा जाता है, उसका प्रॉफिट क्या होगा, बराबर बराबर सब लोगों में बांटा जाएगा, बराबर बराबर सब लोगों में बांटा जाएगा। तो सब लोगों में जब बराबर बराबर बंटेगा उसको क्या बोलते हैं, सोशलिज्म। इसलिए हमको क्या लगता है, सरकार अमीरों पे टैक्स लगाती है, ठीक है, कुछ किसानों से गेहूं खरीदती है और हमको 2 रुपए पे अवेलेबल करवा देती है। तो वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रही है, ताकि देश में ये पता ना लगे कि कुछ लोग ऐसे जिनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है। क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में सबको पता लग जाएगा कि खाने के लिए अनाज नहीं है। अभी तक तो हमको ऐसा लगता है ना कि जो लोग बेले हैं उन्हीं के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पर लोगों के पास तो जमीन भी नहीं है, कमाएंगे क्या लोग, दिहाड़ी करेंगे और क्या करेंगे। तो ये वाला बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट, आज की डेट में जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट लोग ना, गवर्नमेंट सिर्फ अमीरों को अमीर करने का काम कर रही है, गरीबों को गरीब बनाने का काम कर रही है, और हमें ना पता लगे कि हम किन कारणों से गरीब है, उसके लिए एक फिल्टर लेयर का काम कर रही है, अमीरों को बचाने का काम कर रही है। कम्युनिस्ट नेता तो यही भाषण देते हैं। तो फिर यहां पर ये 4 मॉडल के बाद आगे फ्यूचर के 2 मॉडल बोलता है कार्ल मार्क्स कि आगे क्या आ जाएगा, सोशलिज्म, और बाद में क्या आ जाएगा, एडवांस कम्युनिज्म। ये बात मैंने एक दिन पहले भी बताई थी, आज थोड़ी और डिटेल में बता दी। आज 2 नए कीवर्ड अलग बता दिए, कौन कौन से, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड डायलेक्टिकल अप्रोच। कल हम मैं इसको लिखवाऊंगा तो और विस्तार से लिखवाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि मटेरियलिज्म फ्यूअरबाश का कॉन्सेप्ट है, डायलेक्टिक्स जो है हीगल का कॉन्सेप्ट है, तो इसके इस तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये हो गया। तो ये क्या है सिलेबस में, सिलेबस में ये क्या लिखा है टॉपिक, ये वाला सिलेबस में टॉपिक लिखा है ये वाला, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, क्लास, फिर हमने पढ़ लिया मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में शुरुआत के जो 4 मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, या 6 के 6 जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, 6 के 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये थ्योरी बेस्ड किस चीज के ऊपर है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ऊपर। अब यहां से एक और नया टॉपिक आता है, ये तो है पास्ट, शुरुआत के 4 मोड ऑफ प्रोडक्शन। 2 जो फ्यूचर के, कौन कौन से, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अब ये स्टडी बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म 6 है। अब यहां पर नया टॉपिक शुरू हो जाता है, कहां पे, यहां पर 4 के बाद, 4 से जब शिफ्ट हो जाएंगे अगले 2 के ऊपर, यहां पे एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्या है कि सोसाइटी इस तरीके से डिवाइडेड है, सोसाइटी इस तरीके से डिवाइडेड है जिसमें कुछ लोग क्या है, बुर्जुआ, और कुछ लोग क्या है, प्रोलेटरिएट। पर एक कोई क्लियर लाइन नहीं पता कि कौन बुर्जुआ और कौन प्रोलेटरिएट। तो इसलिए यहां पर एक बीच में अपने आप को क्या बोल रही है, मिडल क्लास। अब क्लास स्ट्रगल बोलता है, क्लास स्ट्रगल थ्योरी क्या बोलती है कि देखो यहां पर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन थे, वो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन पहले जो है क्या नाम,
लैंड की वजह से दूसरे में शिफ्ट हो गया, दूसरी बार वो इंडस्ट्री की वजह से शिफ्ट हो गया, कि स्ट्रगल होने ही वाला था उतने में क्या हो गया, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। यहां पे जहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म, जिसमें कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर। यहां पे कार्ल मार्क्स बोलता है कि यहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा। मैंने तो जस्ट आपके लिए एग्जांपल दिया ना कि क्या पता रोबोट ही आ जाए, जैसा वो टर्मिनेटर फिल्म में दिखाया गया है कि रोबोट हमें कंट्रोल करेंगे। वो तो हमारी फिक्शन स्टोरी है, पर कार्ल मार्क्स बोलता है कि यहाँ पे कोई नया मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो जब मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक तरीके से कॉपरेशन स्थापित हो जा रही थी। ऑपरेशन कैसे स्थापित हो जा रही थी कि मास्टर स्लेव में आपस में क्या है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए उसने वर्ड बोला एंटागोनिज्म। स्लेव को पता है कि मास्टर मेरे को स्लेव बना के रखा हुआ है, बट फिर भी स्लेव की कुछ मजबूरियां हैं कि उसको क्या करना है, मास्टर के लिए काम करना है। तो एक तरीके से एंटागोनिज्म भी है, साथ में क्या है, कॉपरेशन भी है, कि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि एक स्लेव काम नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। तो ये एंटागनिस्टिक कॉपरेशन थी। एक दिन रिवोल्ट होने वाला था, उतने में मॉडल ही चेंज हो गया, एक आदमी बन गया लॉर्ड, एक बन गया सर्फ। अब सर्फ चाहे कि मैं अपने लॉर्ड को मार दूं, पर सर्फ को पता है कि जमीन तो लॉर्ड के नाम पे है, सर्फ को पता है कि जमीन तो लॉर्ड के नाम पे है, तो मेरी जमीन कलगड़ी को दूसरे सर्फ उठा के ले जाएंगे। तो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन, एक दूसरे के एंटागनिस्टिक पूरा है, एंटागनिज्म पूरा है। एक दूसरे को पता है यार सारे राज्य बने हुए हैं, बस ऑर्डर मार देते हैं, हम 100 किलो अनाज कमाते हैं, उसमें से 50 किलो राजा ले जाता है। ठीक है, मन में ठसक पूरी पूरी है, पर कॉरपोरेशन चल रही है। बोले एक दिन रिवोल्ट होने वाला था, उतने में राजा ने क्या लगा ली, फैक्ट्री। अब जो है जमीन के अधिकार सबको मिल गए, अब फैक्ट्री लग गई। अब फैक्ट्री का मालिक कौन, राजा। अब फैक्ट्री में जो वर्कर है उसको भी पता है कि सारे टाइम काम तो हम कर रहे हैं। रिलायंस में हम क्या पढ़ते हैं कि अंबानी एक दिन में 300 करोड़ रुपया कमाता है। अंबानी काम थोड़ी नहीं कर रहा, काम तो लेबर ही कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि अंबानी भी जियो की सिम बांटने लग जाए तो अंबानी ज्यादा सिम में बेच देगा और आम आदमी कम सिम बेच पाएगा। अगर काम करेंगे तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं। पर अंबानी एक दिन में 300 करोड़ रुपए कमा रहा है और दूसरा आदमी सिर्फ 300-400 रुपए की दिहाड़ी कमा रहा है। तो इसमें एंटोगनिज्म तो पूरा है कि जियो का जो है क्या नाम वर्कर है वो क्या बोलेगा, यार मेहनत मैं करूं। मेहनत हम मान लो जियो में कितने होंगे, करोड़ों आदमी होंगे ना काम करने वाले, मतलब जियो में नहीं पूरे रिलायंस ग्रुप में, रिलायंस की हजारों कंपनियां, तो करोड़ आदमी तो करता ही हो, करोड़ नहीं करता होगा तो 20 लाख आदमी काम करता होगा। तो हर 20 लाख आदमी से 1-1 रुपया कमा ले अंबानी, तो 20 लाख तो वैसे ही बन गए। अंबानी 400-250-300 करोड़ एक सेकंड में कमा लेता हो आदमी। तो इसमें क्या है बात, अब एंटागनिज्म तो पूरा पूरा है कि काम करते भाई हम, प्रॉफिट ले जाता अंबानी। ठीक है, हम बस में धक्के कमा रहे हैं और अंबानी प्राइवेट जेट में घूम रहा है। बट कॉपरेशन पूरा पूरा है कि अंबानी की नौकरी नहीं करेंगे तो खाना कौन देगा, सैलरी कौन देगा। ठीक है, तो शाम को राशन कैसे आएगा। तो ये क्या है, एंटागनिस्टिक कॉपरेशन। तो जब ये बोलता है कि यहाँ क्लास स्ट्रगल शुरू होगा, इसमें कुछ लोग अमीर बन जाएंगे, कुछ लोग क्या बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे। तो एक दिन यहां पर क्या हो जाएगा, डिवीजन तैयार हो जाएगा। और डिवीजन किस लेवल पर पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पर। इसमें अमीर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, गरीब लोग भी क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो गरीब लोग हैं इनको क्या आ जाएगी, एक तरीके से रियल कॉन्शियसनेस आ जाएगी कि अमीर लोग क्या कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर रियल कॉन्शियस आने के बाद ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और इकट्ठे होने के लिए एक वर्ड हमने पढ़ा था जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिडेरिटी। तो बोलो यहाँ क्या आ जाएगी, एक क्लास सॉलिडेरिटी आ जाएगी। क्लास सॉलिडेरिटी आ जाएगी तो सब लोगों को, जैसे जो है मैंने एक सॉलिडेरिटी टर्म पता करवाया था आपके, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में पढ़ा था ना माइल्ड रखाइम में, कि वो क्या होते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट के लोग होते हैं गाँव में। तो ऐसे ही सिमिलर इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे, पूरी की पूरी क्लास के जग जाएंगे। और ये लोग क्या करेंगे, फाइनली रिवोल्ट। रिवोल्ट में क्या करेंगे, बोले इनको मार डालेंगे। अरे परे की बात नहीं की उसने, सीधी बात की, सीधी की मार डालेंगे, खत्म करेंगे, बात की कहानी खत्म। ठीक है, और जब सबको मार डालेंगे, बोलो फिर, बोलो अगर अंबानी मर गया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि रिलायंस कंपनी बंद हो जाएगी। रिलायंस कंपनी को कौन चलाएगा,
वर्कर्स। वर्कर्स चलाएंगे, तो वर्कर्स जब चलाएंगे तो जो प्रॉफिट है अभी अंबानी की जेब में जा रहा है, तो प्रॉफिट किसकी जेब में जाएगा? वर्कर्स की जेब में। इसको क्या बोला उसने? ये क्या आ जाएगा? सोशलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो बोलो वर्कर में भी तो ऐसा होगा कि कुछ मैनेजमेंट रोल पे होगा, कुछ नीचे रोल पे होगा। एक कोई सीईओ होगा, उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, जो लेबर वाला होगा उसकी तनख्वाह कम होगी। तो बोलो फिर तो वापस वापस वैसा बन जाएगा ग्रुप। एक को तुम लाखों में सैलरी दोगे, करोड़ों में सैलरी दोगे। तो रिलायंस इंडस्ट्री का सीईओ टाइप बंदा होगा ना, उसको 50-60 करोड़ रुपए तो सैलरी होगी होगी। क्लियर है बात? जो नीचे वाला होगा उसको तो 500 रुपए दिहाड़ी दे रहे हो तुम। ठीक है, चलो साल की सैलरी जोड़ दो तो 80-90 हजार होगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। साल की बड़ी भी होगी तो 2-2.5 लाख होगी। एक आदमी करोड़ों में कमा रहा है, 1 लाखों में कमा रहा है, तो बोलो वापस सोसाइटी डिवीजन हो जाएगी। तो बोले बोलो शुरुआत में तो सोशलिज्म होगा, कॉपरेटिव बेस्ड मॉडल होगा। धीरे धीरे ये कॉपरेटिव बेस्ड मॉडल में भी जो आदमी बहुत अमीर है वो अपने आप क्या कर देगा? इस मॉडल में सुविधाएं छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसको भी डर रहेगा कि लोग मेरे को आके क्या कर देंगे? मार देंगे। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा? सब में बराबर बराबर शेयर बांटेगा। तो तुम काम करो चाहे जियो की सिम बेचने का, तुम काम करो चाहे जियो की सिम बनाने का, तुम चाहे काम करो चाहे जियो का टावर लगाने का, तुम बनो चाहे इंजीनियर, जो इन सबसे ज्यादा स्किलफुल है, सबको क्या मिलेगी? बराबर वेतन मिलेगा। मतलब सेक्रेट में, सेक्रेट होता नहीं, हिमाचल प्रदेश का सेक्रेट, तो सेक्रेट में सब लोग काम करते हैं। सीएम भी काम करता है, आईएएस भी काम करता है, एचएस भी काम करता है, क्लर्क भी काम करता है, झाड़ू देने वाला भी काम करता है। तो इसमें ज्यादा काम कौन करता है? इसमें ज्यादा काम कौन करता है? सारे काम करते हैं। झाड़ू देने वाला जो सुबह भाई 9 बजे आके झाड़ू मारता है, शाम को 5 बजे झाड़ू मारता है, दिन भर फाइलें उठाता है, दिन भर लोगों को पानी पिलाता है। सीएम काम तो वो भी करता है, 9 बजे वो भी पहुंच जाता है, कई बार 11-12 बजे तक ऑफिस में बैठता है। आईएएस काम तो वो भी करता है। तो सभी काम करते, तो सबको बराबर सैलरी क्यों नहीं देते हैं? किसने बनाई सिग्निफिकेंस? तो अगर सुख को बोलेंगे झाड़ू देने को दे देगा? ऐसा तो है नहीं कि सुख 10 लोगों के बराबर झाड़ू एक साथ दे देगा। जब 10 लोगों के बराबर झाड़ू नहीं दे सकता तो झाड़ू देने वाले से 10 गुना ज्यादा तनख्वाह क्यों देते हैं? ऐसा सवाल कार्ल मार्क्स कर रहा है। अगर मेरे से पूछोगे क्यों देते, तो मैं बता देता हूं, इसलिए क्योंकि हमने स्किल को स्ट्रेटिफाइड किया रखा है। हमको लगता है कि सीएम बनने का काम मुश्किल है, तो उसको ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। झाड़ू तो कोई भी आदमी दे सकता है, ज्यादा नहीं दे सकता पर कोई भी दे सकता है। तो जो स्किल जितनी ज्यादा रेयर है उसको हमने ज्यादा वैल्यू दे रखी है। हमारे बात, जो स्किल जितनी रेयर है उसको उतनी ज्यादा वैल्यू दे रखी है। पर कार्ल मार्क्स का सवाल ही तो यही है कि भाई ये क्या है? वैल्यू जो तुमने किसी स्किल को ज्यादा दी है, क्या है? एक हैव और हैव नॉट का आइडिया है। हैव और हैव नॉट का आइडिया है कि सुक्कू के पास ज्यादा स्किल है तो ज्यादा तनख्वाह दे दो। क्यों दो भाई ज्यादा तनख्वाह? काम तो उतना ही कर रहा है जितना बाकी कर रहे हैं। कई तो ऐसे आईएएस अफसर है जो सुबह से बैठ के शाम तक चेयर ही तोड़ रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, तनख्वाह उनको भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चेयर पे बैठते हैं। तो कार्ल मार्क्स बोलता है सोशलिज्म मॉडल आएगा और एडवांस कम्युनिज्म मॉडल आएगा, तो भाई चाहे तुम सीएम बनो, फिर चाहे तुम झाड़ू देने वाले बनो, तुम्हारे को तनख्वाह क्या मिलनी चाहिए? बराबर। तो फिर लोगों ने कार्ल मार्क्स से सवाल किया कि सबको बराबर देंगे तो काम कौन करेगा? कार्ल मार्क्स बोलता कि कौन सा काम? बोला आईएएस कौन बनेगा? बोलो जरूरत क्या है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर चले, तो बोलो स्ट्रक्चर क्यों चल रहा है? ये स्ट्रक्चर ही तो है जो सोसाइटी को क्या किए हुए है? डिवाइड किए हुए है। काम तो सिर्फ यही है ना कि 2 टाइम खाना खाना है, तो प्रकृति में बहुत है। उल्टा तुम ज्यादा काम करके क्या कर रहे हो? प्रकृति नष्ट कर रहे हो। बोलो दिल्ली से बॉम्बे जाना था तो जहाज कौन उड़ाएगा? बोलो क्यों उड़ाना है? दिल्ली में रहो बॉम्बे वाला बॉम्बे में रहेगा। तो ये एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि लोगों ने कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म किया कि भाई साहब तुम सोसाइटी का सोसाइटी नहीं बना रहे, तुम सोसाइटी का क्या बना रहे हो? यूटोपिया। कि जो तुम ये आगे सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म लेके आ रहे हो, ये तुम्हारा एक क्या है?
मन गढ़ंत इमेजिनरी वर्ल्ड है। ठीक है, 3 बज गए। थैंक यू फॉर द क्लास। कल हम इसको प्रॉपर नोट्स वाइज लिखेंगे। पर ये कार्ल मार्क्स के विचार है और इस विचार के ऊपर क्रांति भी आई है। ठीक है, इसीलिए लोग आजाद देश में भी बोलते हैं हमको चाहिए आजादी। ठीक है, चलो फिर कल देखते हैं कैसे आजादी आती है। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास। इंटरेस्टिंग है ना कार्ल मार्क्स, बस इसके नोट्स भी इंटरेस्टिंग है। ये आसान है थ्योरी, कार्ल मार्क्स कोई टफ चीज नहीं है हमारे यहाँ। थैंक यू फॉर द क्लास।